गोल्ड का जो आज रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्राइसेस हैं, एवरीवन इज शॉक्ड. डू यू थिंक गोल्ड विल क्रॉस द 2 lakh mark? Nobody knows. If somebody says he knows, he's lying. Silver is a very very volatile asset. हर बार धोखा दिया है, 70% गिर जाता है. इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी 2 लाख करोड़ की कंपनी जो सिल्वर को माइन करती है, हिंदुस्तान जिंक. टॉप एनालिस्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बैठे हैं जिनका जिंदगी भर का काम है माइनिंग करना, वो भी गेज नहीं कर पाएगा आप और मैं कौन होते हैं. इस साल $9 ट्रिलियन का रीपेमेंट है यूएस गवर्नमेंट का, जो यूएस गवर्नमेंट को वापस करना है लोगों को पैसा. एंड दैट्स व्हाई ट्रम्प वांट्स कि मार्केट्स नीचे रहे, क्योंकि अगर मार्केट्स ऊपर चली गई तो लोग वो पैसा मांगेंगे और मार्केट्स में इन्वेस्ट कर देंगे. क्रिप्टो में अगर आज इन्वेस्ट करना चाहे किसी को तो करना चाहिए. हमारे एक फ्रेंड ने भी लॉस 2 करोड़ रुपए. ये जो इंडिया में ऑल और नथिंग अप्रोच है ना, कि या तो मैं सारा ही कुछ कर दूंगा या मैं कुछ भी नहीं करूंगा, दैट इज व्हाट हिट्स अस. गेम में रहना बहुत जरूरी है. मुझे नहीं पता ना कब हल्का बॉलर आएगा, कब मैं उसके 6 बॉल पे छक्के मारूंगा. लार्ज कैप जो है वो खिचड़ी है, मिड कैप जो है वो पनीर है, और जो स्मॉल कैप है वो है वड़ा पाव विद मिर्ची चटनी सब कुछ. जाते जाते 250 रुपए से 1 करोड़ पहुंचे. अरे हमने सारे राज खोल दिए भाई. हेलो, मेरा नाम है कुणाल जयसिंह. अगर आपको भी सीखने का शौक है या इन्फॉर्मेशन गेन करने का शौक है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस लंबे एपिसोड के हाइलाइट्स अगर देखने हैं तो कुणाल जयसिंह क्लिप्स को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे स्पॉटिफाई पे जरूर फॉलो कीजिए. इन सबके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में. संजय भाई, वंस अगेन बहुत बहुत स्वागत आपका अनलॉक विद कुणाल जयसिंह पे आने के लिए. Thank you, बहुत Thank बहुत you. शुक्रिया आपका. थैंक यू कुणाल. बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन रहा जब हमने लास्ट जनवरी में अपना एपिसोड किया था. राइट. एंड ऑलमोस्ट अ ईयर नाउ. ऑलमोस्ट अ ईयर नाउ. एंड मुझे लगता है कि अभी जो वर्ल्ड सिनेरियोस चल रहे हैं, जो कुछ चल रहा है, डी-डॉलराइजेशन की भी बातें चल रही हैं, होगा नहीं होगा वो किसी को भी नहीं पता, बट बहुत ही अनसर्टेन सिनेरियो चल रहा है देश में. चाइना, इंडिया, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो हेविली गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जहां पे डॉलर की अनस्टेबलाइजेशन की बात होती है तो दुनिया भर में अनस्टेबलाइजेशन होता है. ट्रू. आज के टाइम पे अगर किसी को अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है या वेल्थ बिल्डिंग करना है, या जो आज शुरू करने जा रहे हैं, ये सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए कैसे आगे बढ़े? ग्रेट, थैंक यू सो मच कुणाल भाई. अभी रियलाइज ही नहीं होता, 1 साल पहले आपसे मिले थे ऑलमोस्ट. सो गुड टू बी बैक ऑन योर शो. थैंक यू. एंड लास्ट टाइम हमने पर्सनल फाइनेंस की बात करी थी, आज हम थोड़ा और इन्वेस्टमेंट्स को डीप डाइव करते हैं. सी व्हाट हैज हैपेंड इन द लास्ट 1 year इज अनप्रेसिडेंटेड. कि पिछले 1 साल में मैं बहुत अभी पीछे किसी को बोल रहा था कि सिल्वर को गोल्ड मेडल मिल गया और गोल्ड को सिल्वर मेडल मिल गया. तो ट्रू, या सो सिल्वर हैज आउट परफॉर्म्ड एवरी एसेट, तो उसको गोल्ड मेडल मिल गया. गोल्ड स्टूड सेकंड, तो उसको सिल्वर मेडल मिल गया. तो दीज 2 assets हैव डन वेरी वेल. एंड बट क्या ये हिस्टोरिकली ऐसे हुआ था? ऑब्वियसली नहीं हुआ था. ये एक यूनिक टाइम एंड सिचुएशन है वर्ल्ड वाइड जब इतना एसेट में इंक्रीज हुआ है. Silver, we all know that it has a very long history of not breaking a certain point, and this time उसने वो point break किया, which is $50 per ounce. ये same price silver का 1980 में भी था, ये same price 2011 में भी था, और यही same price आज भी है. People think that silver का भाव बढ़ा है. सिल्वर का भाव नहीं बढ़ा है, डॉलर बढ़ गया था as compared to रुपी, तो हमने उसका फायदा उठाया है. तो सिल्वर का भाव आज भी 45 साल पुराना भाव है, और तब पंप एंड डंप हुआ था. अब थोड़ा फंडामेंटली सिल्वर को सपोर्ट मिल रहा है. गोल्ड पे आते हैं तो गोल्ड ऑब्वियसली एक रिजर्व करेंसी है, एंड बिकॉज इतना फियर आ चुका है मार्केट में कि डॉलर का क्या होगा, ट्रम्प के एक्शन लेंगे, थोड़ा वहां पे विम्सिकल बिहेवियर होता है, तो पीपल हैव स्टार्टेड अक्यूमुलेटिंग गोल्ड एट एनी प्राइस. सो इफ टुडे चाइना बाइज 21 टन्स पर मंथ, 21 टन पर मंथ खरीद रहा है, तो उसको भाव का नहीं पड़ा है कि भाई वो $4,000 पर आउंस है या 4200 है, तो उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको इकट्ठा करना है. सो टुडे इफ यू लुक एट गोल्ड एज किसके पास कितना है, तो हाईएस्ट ऑब्वियसली इज विद यूएस, सेकंड इज विद जर्मनी, एंड थर्ड इज नाउ विद ईटीएफ्स. तो इट इज नॉट विद द कंट्री, तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं, अब उनके पास सबसे ज्यादा 3रा नंबर पे गोल्ड है. फिर बाकी इसके बारे में थोड़ा और बताइए. सो फॉर एग्जांपल क्या है कि आज अगर मुझे पैसा निवेश करना है गोल्ड में, तो या तो मैं फिजिकल गोल्ड खरीद सकता हूँ, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज 1 इट इज एक्सपेंसिव, 2 इट इज डिफिकल्ट टू स्टोर, रिस्की टू स्टोर. तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के माध्यम से खरीद सकता हूँ, पर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड मेरे पैसे से गोल्ड खरीदते हैं. तो इट्स लाइक यू एंड मी पूल इन, हम एक मैनेजर को पैसा देते हैं, वो जाके गोल्ड खरीद लेते हैं. तो वो अपना वॉल्ट रख रहा है, वो सिक्योरिटी रख रहा है, हमसे थोड़ी सी एक फीस चार्ज कर लेता है, और हम उसको हमारे को यूनिट्स पकड़ा देता है, तो हम उसको ट्रेड कर सकते हैं. सो इट्स कॉल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स. तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स इज द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन गोल्ड एंड सिल्वर टुडे. तो
आज क्या, अब क्या हुआ, डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के पास जितना गोल्ड है आज, दैट रैंक्स एट थर्ड आफ्टर यूएस एंड जर्मनी। तो इतना ज्यादा इन्वेस्टर फोमो भी जो है उसको फ्यूल किया है। सो कंट्रीज तो इकट्ठी कर ही रही हैं, बट लोग भी इकट्ठा कर रहे हैं गोल्ड को, जितना पॉसिबल है उतना इकट्ठा कर रहे हैं गोल्ड को। सो ये रीजन है गोल्ड ने बहुत अच्छी रैली दी। तो क्या फ्यूचर में गोल्ड ऐसी रैली देगा? आई एम नॉट श्योर कि इस स्पीड की रैली देगा, पर क्या गोल्ड बढ़ेगा? यस, गोल्ड बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, बिकॉज ये एक ऐसा एसेट है जो कि जिसकी मात्रा एकदम सीमित है। सो एनुअली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू माइन मोर देन 3000 टन्स ऑफ गोल्ड। करेक्ट। ठीक है, वर्ल्ड वाइड। तो एक सप्लाई कंस्ट्रेंट है इसका, तो सप्लाई कंस्ट्रेंट के रहते जो है इसकी डिमांड बढ़ेगी और ऑब्वियसली इसका प्राइस बढ़ेगा। अब वो किस स्पीड से बढ़ेगा, दैट इज द ओनली थिंग टू बी नोटेड। तो शुड आई स्टे इन्वेस्टेड इन गोल्ड? यस। ओके, शुड आई बाय मोर गोल्ड? यस, बट डोंट थिंक ऑफ इट एज अ फ्लिप एसेट कि भाई जिससे पिछले साल एक साल में 50% का गेन मिल गया और अब मैं बेचना चाहता हूं, वो उस एसेट के क्लास की तरह आप इसको नहीं देख सकते हैं। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग आर सेपरेट। करेक्ट। ट्रेडिंग आप सिग्नल्स के हिसाब से करते हो, उसमें आपको बहुत माहिरी चाहिए, वो सब अलग चीज है। इन्वेस्टिंग इज ऑलवेज फॉर लॉन्ग टर्म, एंड व्हेन आई स्पीक अबाउट लॉन्ग टर्म, आई एम स्पीकिंग अबाउट मोर देन 5 years। करेक्ट। तो 5 साल से नीचे आप अगर देख रहे हो तो उसको लॉन्ग टर्म का टर्म ही नहीं देते। हमारे लिए तो लॉन्ग टर्म होता है 10 साल 15 साल, बट अगर आप शुरुआत कर रहे हो नए निवेशक हो तो 5 साल का होराइजन रखिए। 5 साल से नीचे मार्केट में आने का कोई मतलब नहीं है। आप, हो सकता है मार्केट 5-5 साल तक फ्लैट भी रहती है, करेक्ट, तो आपको फायदा नहीं होगा। सो इफ यू वांट टू बाय गोल्ड, यस प्लीज बाय गोल्ड, यू कैन गो बाय द SIP मेथड, ETFs के थ्रू आप खरीद सकते हो। अब आते हैं सिल्वर पे। सिल्वर इज अ वेरी वेरी वॉलेटाइल एसेट, और सिल्वर ने ऑलमोस्ट हर बार धोखा दिया है इन्वेस्टर को, और जब वो धोखा देता है तो वो 70% गिर जाता है। गोल्ड 70% नहीं गिरता, गोल्ड गिरता है 25%, 30%, और वो भी 2-3 साल में गिरता है। सिल्वर में परपेंडिकुलर फॉल आ जाता है, मतलब ऊपर गया और धड़ाम से नीचे आ गया। तो ऐसे वॉलेटाइल एसेट को आप झेल सकते हो क्या? ये आपकी क्षमता के ऊपर है। पर अगर मैं आपको एक मजेदार डेटा बताता हूं कि पिछले 10 साल में अगर आपने सिल्वर में SIP की होती इंडिया में, तो आपका रिटर्न 20% पर एनम होता। पर एनम? यस, 20% पर एनम का रिटर्न होता। मतलब अगर आज 10 साल पहले आपने SIP करनी चालू करी होती सिल्वर में, रोज जो भी पैसा आप डाल सकते थे, चाहे 1000 रुपए डालते, 500 रुपए डालते, जो भी डालते, और 10 साल से कैरी फॉरवर्ड कर रहे होते, तो आज आपका IRR जिसे हम कहते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, वुड हैव बीन 20%। नाउ 20% इज अ वेरी वेरी गुड रिटर्न। तो वॉलेटिलिटी को मारने का एक ही तरीका होता है, स्टे लॉन्ग इन्वेस्टेड। जितना ज्यादा आप लंबा इन्वेस्टेड रहेंगे उस एसेट क्लास में, यू गेट मोर अपॉर्चुनिटीज टू बाय एट द डिप। अब सिल्वर गिरा तो आपने खरीद लिया, पर यही अगर आप ट्रेडर हो गए तो गिरने पे बेचना पड़ता है आपको, क्योंकि आपको अपनी पोजीशन सेव करनी पड़ती है। ठीक है, अभी पीछे बिटकॉइन में भी ऐसा एक बहुत बड़ा एपिसोड हुआ जब बिटकॉइन सडनली गिर गया ओवरनाइट, और बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स वाइप आउट हो गए। इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट वाइप आउट्स ऑफ द हिस्ट्री, अराउंड अबाउट $19 billion का वाइप आउट हो गया। पर मैं तो बिटकॉइन में SIP करता हूं, तो क्या मैं वाइप आउट हुआ? मैं तो वाइप आउट नहीं हुआ, क्योंकि मेरी तो SIP आज भी चल रही है। वो तो रादर उस पॉइंट पे खरीद भी लिया हमने। करेक्ट। सो इफ यू ज्यादा मिल गया आपको, हमको ज्यादा यूनिट्स मिल गए, बिकॉज कल जाके अगर 5 साल बाद बिटकॉइन $2 लाख पहुंच जाता है, तो मेरे पास तो $1 लाख की प्राइस पे एक्विजिशन होगी, तो मेरे पास तो इतना बड़ा गैप आ गया, इतना बड़ा प्रॉफिट आ गया। तो पॉइंट क्या है कि ये जो वॉलेटाइल एसेट क्लासेस है, एक गोल्ड है, गोल्ड रीजनेबली सेफ एसेट क्लास है, वॉलेटाइल नहीं है, पर ये दोनों ना, जो सिल्वर एंड बिटकॉइन, ये एक्सट्रीमली वॉलेटाइल एसेट क्लासेस, और वॉलेटाइल एसेट क्लासेस को प्लीज मत छूइए अगर आपका होराइजन 10 साल से कम है। अगर आपके साथ 10 साल से कम होराइजन है तो प्लीज इनको देखने की भी जरूरत नहीं है, ये आपको बहुत नींदें आपकी खराब कर सकते हैं। पर अगर 10 साल का होराइजन है और आप थोड़ा थोड़ा पैसा डाल सकते हो अपने पोर्टफोलियो में से, हल्का सा एलोकेशन, समझिए आपने 10,000 की SIP कर रहे हो तो 500 रुपए सिल्वर में डाल दिया, 500 रुपए बिटकॉइन में डाल दिया, ओके परफेक्ट। आपको पता है यार जाएगा तो कितना जाएगा, 1000 का आधा हो जाएगा ना, उससे ज्यादा तो, उससे कम तो नहीं होगा। करेक्ट। जीरो तो होना नहीं, सिल्वर जीरो थोड़ी हो सकती है। तो अगर आपको वॉलेटिलिटी हैंडल करनी है, आती है, तो ठीक है, नहीं तो इन एसेट क्लासेस से दूर रहिए, बट ये आपको रिटर्न्स भी बहुत अच्छे बना के देते हैं। पर आपको क्या लगता है गोल्ड का जो आज रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्राइसेस हैं, जो मतलब देखे ही नहीं है हिस्ट्री में, एवरीवन इज शॉक्ड। सिल्वर का तो अवेलेबिलिटी है ही नहीं, इशू हो गया था। बट डू यू थिंक गोल्ड विल क्रॉस द 2 लाख मार्क? सी, इट विल क्रॉस 2 लाख मार्क, द क्वेश्चन इज व्हेन। ये कोई गेज नहीं कर सकता। मैं क्या, अगर आज से 10 साल पहले कुणाल भाई किसी ने बोला होता कि सोना 1 लाख रुपए जाएगा, कोई बिलीव ही नहीं कर सकता था। ठीक है, 10 साल क्या, मैं कहता हूं 5 साल पहले बोल दिया था तो कोई बिलीव नहीं कर सकता। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन वी स्पीक, अच्छा अब हम लोगों को क्या कहते हैं, गोल्ड ने 9% का रिटर्न दिया है, तो हम ये मानते हैं कि गोल्ड 9% का रिटर्न देगा, आगे भी देगा। करेक्ट। अगर वो 10 साल तक 9% का रिटर्न देता है तो वो गोल्ड का प्राइस 2.5 गुना हो जाएगा। करेक्ट। ठीक है, वेरी सिंपल है, आप मैथमेटिक्स सब कर सकते हैं, कंपाउंडिंग का फॉर्मूला है। तो 2.5 गुना अगर आज से वो होगा तो 2.5 लाख रुपए तो होगा ही होगा।
तो 2.5 लाख तो उसने होना ही है। अब वो कब होना है इज द ओनली क्वेश्चन। क्या वो 10 साल के अंदर होगा, या 8-7 साल में हो जाएगा, या हो सकता है 14-13 साल में होगा, पर होना उसने है वो वैल्यू। एंड दैट इज व्हाई आई टेल पीपल डोंट बी वेरी फिनिकी अबाउट कि कब ये अमाउंट बढ़ेगा और कब ये 2 लाख होगा। ये होगा 2 लाख, आप पैसा डालते रहो। अगर आप में क्षमता है, लंबा खेल सकते हो, आप पैसा डालते रहो। हमने यही किया कुणाल भाई, हम लोग पैसा डालते गए। मैं चांदी खरीद रहा हूं 2 साल से। तो क्या मैं इंटेलिजेंट हूं? आई एम नॉट एट ऑल इंटेलिजेंट। क्या मैंने डिमांड सप्लाई को समझ लिया, सब मैं बहुत इंटेलिजेंट? नहीं, मैं डिसिप्लिन हूं कि भाई हमें एक सिल्वर खरीदना है तो हमने खरीदते रहे। हमने डिप्स पे और ज्यादा खरीद लिया, तो आज हमारे पास जो वैल्यू थी उसका डबल हो गया। मतलब एग्जैक्ट 100 रुपए डाले थे तो 200 रुपए हो गए। अब मैं आपको इसमें केस सुनाता हूं। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी जो सिल्वर को माइन करती है उसका नाम है हिंदुस्तान जिंक। करेक्ट। ठीक है। और सिल्वर माइनिंग बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। वो डायरेक्ट माइनिंग नहीं होती, वो बाय प्रोडक्ट माइनिंग होती है। अच्छा। हाँ, मतलब सिल्वर में अगर 100 टन सिल्वर निकलता है दुनिया में, तो उसमें से 75 टन बाय प्रोडक्ट माइनिंग से निकलता है। बाय प्रोडक्ट का माइनिंग का मतलब है जिंक निकल रहा है, साथ में सिल्वर निकल गया। तो माइनिंग सिल्वर की नहीं हो रही है, माइनिंग जिंक की हो रही है। वो इंप्योरिटी की तरह सिल्वर निकल गया। तो 75% दुनिया में माइनिंग जो है वो बाय प्रोडक्ट माइनिंग हो रही है। और इसमें इंडिया में जो नंबर 1 प्लेयर है वो हिंदुस्तान जिंक है। अब हिंदुस्तान जिंक को पता था भाई कि अपने बाय प्रोडक्ट में निकलेगा माल। वो देख रहे हैं ग्राफ बढ़ रहा है। उन्होंने क्या सोचा कि भाई अपन क्या करते हैं, ये तेजी से बढ़ रहा है, ये क्रैश कर जाएगा। हिस्ट्री ऐसी रही है। तो उन्होंने $37 पे हेज कर दिया। 131 मिलियन टन, 131 मिलियन टन उन्होंने $37 पे हेज कर दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब भाव 37 के ऊपर जाए या 37 के नीचे जाए, उन्होंने 37 पे माल काट दिया। अपन शुद्ध भाषा में बोले जैसे कि माल काट दिया। अब आज वो पछता रहे हैं बैठ के कि 131 मिलियन टन जो आज $50 का भाव है, तो $17 को उनका नुकसान हो गया 131 मिलियन टन पे। तो आप सोचिए 2 लाख करोड़ की कंपनी, टॉप एनालिस्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बैठे हैं जिनका जिंदगी भर का काम है माइनिंग करना, वो भी गेज नहीं कर पाए कि सिल्वर इतना ऊपर चला जाएगा। आप और मैं कौन होते हैं? वो भी गेज नहीं कर पाए कि इतना सिल्वर ऊपर जा सकता है। उन्होंने $37 पे अपना कैप लगा दिया, सॉरी 33 या 37 पे लगा दिया। $13 का नुकसान कर बैठे पर आउंस। तो सोचिए कितना बड़ा नुकसान किया 131 मिलियन टन में। करेक्ट। सो माय पॉइंट इज नोबडी नोज व्हाट द प्राइस इज इन डायमंड। इफ समबडी सेज ही नोज, ही इज लाइंग। झूठ बोल रहा है वो आदमी। ठीक है, क्योंकि अगर वो जानता था तो आज तक मैंने एक भी एनालिसिस नहीं देखी 2 साल पहले तक की कि गोल्ड जो है वो 1 लाख के ऊपर जाएगा। मेरे को एक रिपोर्ट दिखा दे कोई कि 2-3 साल पहले कोई व्यक्ति ने आके एक रिपोर्ट दी हो कि 1 लाख चला जाएगा गोल्ड। कोई नहीं था। हाँ, शायद लोग बात कर रहे थे वापस 25,000, 30,000, 40,000 चला जाएगा। करेक्ट। सो नोबडी नोज। एंड इसलिए हमारा काम एस्ट्रोलॉजी नहीं है, हमारा काम ट्रेंड फॉलोइंग है। करेक्ट। ठीक है, हम लोग को प्रेडिक्ट करना नहीं चाहिए। वी डोंट, हमारे मार्केट्स में हम हमेशा कहते हैं डोंट प्रेडिक्ट, ओनली फॉलो। करेक्ट। ठीक है, तो मार्केट्स जिस बहाव में चल रही है उस बहाव में चलो, मार्केट्स के अगेंस्ट मत आओ। ठीक है, मार्केट्स उड़ा के ले जाएंगे, बाजार से बहस नहीं करते। सो दिस इज हाउ यू शुड इन्वेस्ट। वॉलेटाइल एसेट क्लास है, हाँ, तो उतना ही डालो जितना आपका आधा हो जाए तो आपको गम नहीं हो। इनफैक्ट रॉबर्ट कियोसाकी ने भी कहा था कि डॉलर ये दिस इज पेपर। असेट खरीदना है तो गोल्ड खरीदो या सिल्वर खरीदो। उनके पास काफी माइंस हैं उसकी। बिकॉज सिंपल सी बात है, जो चीज की सप्लाई सीमित है वो चीज की वैल्यू बढ़ेगी। डॉलर की सप्लाई सीमित नहीं है। डॉलर कैन बी प्रिंटेड। ठीक है, has been happening since 1971. यस। अब मैं आपको एक मजेदार इस पे भी डेटा बताता हूं। टुडे यूएस का जो टोटल डेट है, तो यूएस डेट क्यों लेता है? यूएस डेट लेता है ताकि वो अपने काम पूरे कर सके। सब जो डिफेंस में बजट है उसका, हेल्थ केयर है, ये सब है, मतलब देश चलाने के लिए उसको उधार चाहिए। उसका टोटल डेट है 37 ट्रिलियन। तो इसमें से 4 लोग उसको उधार देते हैं। 4 तरह के लोग उधार देते हैं। पहले है उनके लोग जो वहां पे लोकल पीपल है, जैसे बॉन्ड्स और ये सब। जैसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बॉन्ड खरीदते हैं, करेक्ट, तो वैसे वहां पे भी फेड का ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बॉन्ड खरीदते हैं। और वहां की ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी बड़ी कंपनीज। तो अगर इन पे 37 ट्रिलियन है तो 40% वहां से आता है। 24% आता है इनका एक्सटर्नल कंट्रीज से, जिसमें जापान नंबर 1 है। जापान ने सबसे ज्यादा उधार दिया हुआ है यूएस को, उसके बाद बाकी चाइना, बाकी कंट्रीज। 3rd नंबर पे आते हैं इंस्टीट्यूशंस लाइक जेपी मॉर्गन चेज, मॉर्गन स्टैनली, जो उनकी लोकल कंपनीज है, नॉट कंपनीज बट बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और 4थे नंबर पे आता है फेड। और फेड का जो नंबर है वो है $5.7 ट्रिलियन। मतलब आउट ऑफ $37 ट्रिलियन, $5.7 ट्रिलियन फेड ने दिया है। अब ये जो फेड ने दिया है ना, ये उधार नहीं है, ये पैसा छपा हुआ है। सो $5.7 ट्रिलियन, विच इज मोर देन द इकोनॉमी ऑफ एंटायर इंडिया, is just being printed। तो उन्होंने छाप दिया है every year। नहीं, टोटल आज तक का।
Thank God I cleared this. 1971 से लेके अभी तक 5.7 ट्रिलियन डॉलर तो वो छाप चुके हैं, जिसमें से बल्क ऑफ द छपाई जो थी वो 2008 और 2020 में हुई थी बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन एंड उनको डालना ही था। तो 5.7 ट्रिलियन डॉलर्स की तो क्लियर कट ऐसी लाइबिलिटी है जो वो रिपे कर ही नहीं सकते क्योंकि वो छपा हुआ पैसा है। सो ये 5.7 ट्रिलियन डॉलर्स कहां गया? इससे हुई एसेट प्राइस इन्फ्लेशन, अपार्टमेंट्स महंगे हो गए, घर महंगा हो गया, सोना भी धीरे धीरे महंगा हो गया। ये सब एसेट प्राइस इन्फ्लेशन इसकी वजह से हुआ है। वहां आम आदमी को खाने के वांदे हो चुके हैं, अभी वहां पे उसको सामान महंगा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो 5.7 ट्रिलियन डॉलर्स था ये इकोनॉमी में पंप हो गया, और जब वो पंप हुआ तो इकोनॉमी जो है नाम के लिए तो रिसेशन से बाहर आ गई, पर डिवाइड बिटवीन द रिच एंड द पुअर बहुत ज्यादा हो गया। एक कहानी है, सब जानते हैं कि 2008 में जब इन्होंने $700 बिलियन का वो दिया था ट्रबल एसेट रिलीफ प्रोग्राम, टार्प कहते हैं, उसमें से मेजर पैसा जो है वो बैंकर्स ने अपने बोनस चेक्स के नाम पे लिख दिया था कि भाई हमारा बोनस पेंडिंग है वो पहले वाला, तो आपने जो हमारे को रिलीफ प्रोग्राम दिया है तो जरा $40 मिलियन मेरा है, 50 मिलियन इस भाई का है, 100 मिलियन इस भाई का है, जरा इन सबको चेक काट देते हैं। तो अब वो पैसा कहां गया? वो तो अमीर के जेब में चला गया ना। तो जो बेचारा फायर हो गया था या जिसका जॉब चला गया था उसको कुछ नहीं मिला, पर जो आदमी रह गया था, सीनियर चीफ एग्जीक्यूटिव रह गया था, उसने अपना बोनस निकाल लिया जैसे ही ट्रबल एसेट रिलीफ प्रोग्राम का पैसा आया। सो दिस इज हाउ वर्ल्ड वर्क्स। इट इज अ वेरी वेरी हाईली कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड। तो आपको ये सब थोड़ा सा ट्रेंड्स फॉलो करना पड़ेगा, और इसीलिए इन्वेस्ट इन एसेट्स, ऑलवेज इन्वेस्ट इन एसेट्स व्हिच आर लिमिटेड इन सप्लाई। बट टेल मी वन थिंग, ये जो प्रिंट हो रहा है, इतना डेट हो रहा है, आज एक जस्ट लुक एट यूनाइटेड स्टेट्स एज अ पर्सन, आज मेरे पास इतनी संपत्ति है, पर मेरे को वो संपत्ति पेपर पे है, पर मेरे को एक्चुअली अपना घर चलाने के लिए, अपने बिजनेस चलाने के लिए मुझे डेट लेना है, कैश फ्लो चाहिए, डेट चाहिए। ये कहीं ना कहीं तो बर्स्ट होगा, बिल्कुल होगा, कभी ना कभी तो होगा। बिल्कुल। और जब बर्स्ट होगा तो ये वो वैसा वो एक ट्यूमर है जो बर्स्ट होगा तो इमीडिएट, और इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे आएगा। बिल्कुल बिल्कुल आएगा, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी कंजम्पशन इकोनॉमी यूएस है। टुडे यूएस जो है वो चाइना से $650 बिलियन का इंपोर्ट करती है, विच इज चाइनाज 15% ऑफ एक्सपोर्ट्स। मतलब चाइना का टोटल एक्सपोर्ट्स का 15% सिर्फ यूएस पे जा रहा है। तो मैसिव, मतलब वो आप सोचिए इतना बड़ा कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है, और अगर अचानक से वहां पे कंज्यूमरिज्म खत्म हो गई फॉर वट एवर रीजन, तो यू कैन इमेजिन व्हाट विल हैपन। इट इज अ स्कैरी सिचुएशन, बट नोबडी नोज द सोल्यूशन राइट नाउ। और बहुत सारी थीसिस आ रही हैं, क्रिप्टो रीसेट ये वो, बट अभी किसी के पास इसका क्लियर सोल्यूशन नहीं है। बहुत लोगों ने ये तक कहा कि इस साल $9 ट्रिलियन का रीपेमेंट है यूएस गवर्नमेंट का, जो यूएस गवर्नमेंट को वापस करना है लोगों को पैसा, एंड दैट्स व्हाई ट्रम्प वांट्स कि मार्केट्स नीचे रहे, क्योंकि अगर मार्केट्स ऊपर चली गई तो लोग वो पैसा मांगेंगे और मार्केट्स में इन्वेस्ट कर देंगे। सो दे वांट कि मार्केट्स ऐसा सप्रेस्ड रहे, लोगों का डर बना रहे, और डर बना रहे तो ट्रेजरी में पैसा बना रहे, लोग वापस उसको रिन्यू कर ले। तो बहुत सारी थीसिस है, बट सी हमारे ना एक फाइनेंस में कहावत है कि व्हाट इज लाइफ? पोस्टपोनिंग डेथ। अगर आज आप नहीं मरे तो आप जी लिए। तो जो ऑर्गेनाइजेशंस, कंट्रीज एक्सट्रीम डेट पे चल रही होती है ना, उनके लिए लाइफ यही होती है, उनको बस यही सोचना होता है आज मैं मरूं कैसे नहीं, मतलब हाउ डू आई सेव माई सेल्फ, बिकॉज देन आई विल ट्रांसफर दिस प्रॉब्लम टू माई नेक्स्ट जनरेशन एंड दे विल हैंडल, वील सी व्हाट विल हैपन। 1970s में ये डेट ऑब्वियसली बहुत कम था एज कंपेयर टू द जीडीपी। टुडे दैट डेट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द जीडीपी, रादर 120% ऑफ द जीडीपी ऑफ यूएस। तो हमें लोग वो कह रहा है कि भाई हमारी फेल्ड कंट्री है और ये है और वो है। भाई तू अपनी देख ले, तो तेरे तो 100 रुपए की कंट्री है, 120 रुपए का उधार है। हमारे केस में 100 रुपए की कंट्री है और हमारा 80 रुपए का उधार है, तो हम तो अभी भी ठीक है, ठीक चल रहे हैं, ठीक है। तो एंड ऑफ द डे हमें नहीं पता कि अभी होना क्या है, बट अगर कुछ फटा तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट क्राइसिस होगा जो आज तक ह्यूमन काइंड, एंड दैट विल अफेक्ट इंडिया आल्सो, दैट विल अफेक्ट एवरी डैम पर्सन, एब्सोल्युटली। आपने क्रिप्टो की बात की, क्रिप्टो के बारे में बताइए, क्योंकि आज जो न्यूज में आ रहा है कि वो डेट को रीसेट कर रहे हैं क्रिप्टो के साथ ट्रम्प भाई साहब हमारे। तो ऑब्वियसली अगर ट्रम्प के मुंह से क्रिप्टो निकला है तो कुछ तो सोचा ही होगा। एक तो भाई ने अपने घर भर लिया ट्रम्प कॉइन, मिलेनिया कॉइन, ये कॉइन वो कॉइन, तो उसने तो अपना हमारे नेबर्स के साथ भी, और प्लस वहां भी उसकी बैटिंग अच्छी चल रही है, तो ठीक है चलो, वो तो उसका पर्सनल लेवल पे ही इज वेरी शार्प श्रूड बिजनेसमैन, तो उन्होंने अपना काम तो कर लिया, जो प्रेसिडेंट बनने का कॉस्ट था वो रिकवर कर लिया, आरओआई भी निकाल ली। तो पॉइंट इज कि वो करना क्या चाहते हैं, इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनलाइजेशन। इसको सरल भाषा में समझते हैं। सरल भाषा ये है कि हमारा कोई दोस्त है, आपका मेरा कॉमन, उसको 2,000 रुपये उधार चाहिए, तो एक तरीका या तो वो पूरे 2,000 मुझसे ले लेगा, या एक तरीका 1,000 हम दोनों से ले लेगा, तो वो रिस्क बढ़ जाएगा। अब आगे जाके आप वो 1,000 रुपये का लोन जो है किसी और को बेच सकते हो, इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनलाइजेशन, टोकनाइजेशन ऑफ लोन। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप एक 1,000 स्क्वायर फीट की जगह लेना चाहते हैं,
हम ले नहीं सकते क्योंकि बॉम्बे में बहुत महंगे 10 करोड़ की जगह है। तो हमने क्या किया, एक एक स्क्वायर फीट का एक टोकन बना दिया। तो 1000 लोगों ने मिलकर निवेश कर लिया और उनके पास सबके पास एक एक स्क्वायर फीट का टोकन आ गया। तो जो भी अब भाड़ा आएगा वो 1/100 सबको मिलता रहेगा। तो समझिए 1 लाख रुपए का भाड़ा आ रहा है तो सबको जो है 1000 रुपए मिलते रहेंगे पर मंथ। तो इसको हम फ्रैक्शनाइजेशन कहते हैं, टोकनाइजेशन कहते हैं। अब यूएस का जो डेट है ना, उस पर सब्सक्राइब करना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो अमाउंट बड़ा होता है। आप ऐसा नहीं है कि $0.5 से $1 से डेट दे सकते हैं, आपको मिनिमम एक $1000 $10,000 इन्वेस्ट करना पड़ता है। वो सब इन्वेस्टर्स की क्षमता है नहीं उतनी। तो इससे क्या होता है कि पार्टिसिपेशन वाइड नहीं होता। सेकेंड है, ऑब्वियसली आप दुनिया में बाहर बैठे हो, कहीं और बैठे हो, आप नाइजीरिया बैठे हो, आप इंडिया बैठे हो, आप केनिया बैठे हो, आप कैसे सब्सक्राइब करोगे, बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। पर अगर ये चीज ब्लॉकचेन में आ जाए, क्योंकि बिटकॉइन तो आदमी कहीं से भी बैठ के खरीद सकता है, तो अगर वो $37 ट्रिलियन का जो उनका लोन है उसको टोकनाइज कर दे, यानी उसके छोटे 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 टुकड़े बना दे, तो वो टुकड़े जो है वो कोई भी खरीद सकता है। तो यानी वो आज जितने लोगों से उधार ले सकते हैं तो उससे कई ज्यादा लोगों से उधार ले सकते हैं। तो इमीडिएटली उनका एक्सेस टू द मार्केट बड़ा हो जाता है। पर सेकेंड चीज यहां पे ये है कि वो सडनली लोन को डिवैल्यू भी कर सकते हैं। इमीडिएटली लोन को डिवैल्यू भी कर सकता है कि भाई मार्केट्स में थोड़ी न्यूज खराब हुई तो जो टोकन आपने $1 का लिया था, क्योंकि अब वो ट्रेड हो रहा है, तो वो 80% का हो गया, 70 सेंट का हो गया। तो अब क्या हुआ, लोन की वैल्यू कम हो गई, तो उनको फायदा हो गया। तो ये थीसिस बनाई जा रही है, पर इस थीसिस को लाना, रेगुलेटरी से निकालना, कांग्रेस से निकालना, भी तो उनकी कंट्री वैसे ही शटडाउन में बैठी हुई है। अब काम तो चल रहा नहीं है वहां पे, एकदम सामान बंद है, सब कुछ बंद है, क्योंकि वो लोग बजट पे तो आ नहीं पा रहे कि भाई हम अगले साल का बजट क्या देंगे, इस चीज के लिए बजट क्या देंगे, इतनी तो वो अग्रीमेंट ला नहीं पा रहे। इतना टोकनाइजेशन ऑफ डेट करना इतना ईजी होने नहीं वाला है। ये थीसिस में ठीक लग रहा है, वो नायक का डायलॉग था ना कि ये बातें कहने सुनने के लिए ठीक है पर प्रैक्टिकली थोड़ी पॉसिबल नहीं है। तो इट इज नॉट दैट इजी, इट्स नॉट दैट, बिकॉज़ इट डजंट मेक सेंस आल्सो ना, बिकॉज़ up to how US dollar became the world currency after World War II, and जब British pound crash हुआ, when British was not the reserve currency, pound was not the reserve currency after World War II, then we needed someone. US stepped up. US said के our dollars will be backed by gold, right? So now you are secured. Any country who has dollars and wants to sell it, you will get back gold of that value. 1971 में इन लोगों को समझ में आ गया कि भाई हम अगर सब कंट्रीज एक दिन बोलेंगे कि गोल्ड दो, वो तो होने नहीं वाला है, तो उन्होंने वो गोल्ड का वो कर दिया। बट आज जो वो प्रपोज कर रहे हैं, बैकिंग इट विद क्रिप्टो, इन अ वे अगर मैं बोलूं तो क्रिप्टो इज बैक्ड बाय व्हाट? क्रिप्टो इज एयर बबल। बिल्कुल, इट्स एन एयर बबल। बिल्कुल नहीं, देखिए इस केस में ये क्रिप्टो बैक्ड है बाय यूएस डेट, कि यूएस ने इशू किया है आपको। अभी बिटकॉइन किसने इशू किया वो तो हमारे को आज भी नहीं पता, ठीक है। तो बट यूएस का जो यूएस का बिटकॉइन नहीं होगा ना, यूएस का होगा क्रिप्टो, खुद का स्टेबल कॉइन जिसे हम कहते हैं। तो वो स्टेबल कॉइन होगा, व्हिच विल बी यूएस बैक्ड। तो वो परेशानी नहीं है। परेशानी ये है कि ये होना बहुत मुश्किल है। इट इज क्लोज टू इम्पॉसिबल फॉर दिस टू हैपन, बिकॉज यू हैव सो मेनी इंस्टीट्यूशंस टू टेक, सबका आपको कंसेंट चाहिए। आज जापान का $1.1 ट्रिलियन का लोन है यूएस पे, उनका भी तो कंसेंट चाहिए, वो भी तो मानने चाहिए। चाइना का उधार है $700 बिलियन का, वो भी तो मानने चाहिए। भारत का उधार है $150-200 बिलियन का, वो भी तो मानने चाहिए। तो इतने बड़े जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इतना आसानी से मानने ही नहीं वाले ना, कोई भी नहीं, क्योंकि हर कंट्री के लिए रिस्क है ये। उनको पता है कि यार मेरे 1.1 ट्रिलियन को तो ये भाई ओवरनाइट आधा कर देगा अगर टोकन गिर गया तो। करेक्ट। सो इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट इजी कि अपन आए और ये चले गए, बट एक रीसेट होने के चांस है। तो रे डालियो करके एक बहुत बड़े फंड मैनेजर है, ब्रिज वाटर एसोसिएट, बहुत फेमस है। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी है जहां पे उन्होंने बताया कि कैसे एक एम्पायर जो है वो बनता और बिगड़ता है। तो अगर आप देखें तो सबसे पहले जो एम्पायर सबसे ज्यादा चलता था वो ये था डच, ठीक है। वो डच लिली एक्सपेरिमेंट, बहुत कुछ होता था। तो डच वाला जो एम्पायर था वो 100 साल 120 साल चला, फिर वो रिप्लेस हुआ ब्रिटेन। तो ब्रिटेन ने फिर दुनिया पे राज किया और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड वहां की रिजर्व करेंसी बनी। और तीसरा फिर आया यूएस। अब यूएस को आए हुए 85 ईयर्स हो चुके हैं। ब्रिटेन 100 साल चला और वो 120 साल चला डच। तो वो क्या कहते हैं कि जब भी कोई नया एम्पायर बनता है वो राइज करता है, और राइज करने के बाद वो फॉल करता है। करेक्ट। तो जब वो राइज करता है ना, तब वो उधार लेता है और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करता है। यूके ने भी यही किया, उसने उधार लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया। उससे पहले डच ने भी यही किया। गोइंग ऑन सिंस रोमन टाइम। यस, तो रोमन, स्पेनिश, सबने यही किया। तो आज 80-85 साल हो चुके हैं, अब एक नया रीसेट का टाइम आ रहा है, और वो तभी होता है जब पिछले वाली जो सुपर पावर होती है वो फटती है। तो वो यूएस है। अब वो कब वो पॉइंट आएगा बस वो हमें नहीं पता, बट 85 ईयर्स निकल चुके हैं, तो अब वो कभी भी आ सकता है। और अगला बहुत ज्यादा गेस वर्क करने की जरूरत नहीं है। देयर इज गुड चांस कि चाइना वुड बी द नेक्स्ट
बिग बॉय इन द गेम। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बट क्रिप्टो में अगर आज इन्वेस्ट करना चाहे किसी को तो करना चाहिए। देखिए मैं इसको ऐसे कहता हूं कि अगेन इट्स अ हाईली वॉलेट, आप है ना स्वभाव को मैच करना बहुत जरूरी है। तो अपन रिलेशनशिप्स भी बनाते हैं तो स्वभाव मैच होना बहुत जरूरी है ना। तो आप इन्वेस्टमेंट के साथ भी तो एक रिश्ता बना रहे हो, तो प्लीज अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ दैट एसेट। क्रिप्टो, सिल्वर, हाईली वॉलेटाइल एसेट्स, ठीक है। तो इट्स लाइक दिस कि आप बड़े पीसफुल हो, आपकी गर्लफ्रेंड बहुत वॉलेटाइल है, तो क्या आप हैंडल कर पाओगे उसको? नहीं। पर आप भी वॉलेटाइल हो, वो भी वॉलेटाइल है, तो आप हैंडल कर लोगे, दोनों एक दूसरे को हैंडल कर लोगे। तो एंड ऑफ द डे यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर नेचर। इफ यू आर समबडी हु कैन हैंडल वॉलेटिलिटी, तो प्लीज गो हेड इन्वेस्ट इन क्रिप्टो। उसके बाद भी मैं कहूंगा कि डोंट इन्वेस्ट एवरीथिंग इन क्रिप्टो, क्योंकि आपको पिछले रिटर्न्स बहुत अच्छे दिखे हैं, क्योंकि आपको यहां पे ओवरनाइट सक्सेस होने का चांस दिखता है, तो इसीलिए इस एसेट क्लास में तो लॉन्ग टर्म में डालना चाहिए। जो एसेट क्लास में आपको फील हो कि यार यहां तो जल्दी पैसा बनेगा, उसमें ज्यादा देर रुकना चाहिए आपको, क्योंकि हो सकता है आपको जल्दी का पता नहीं पर ज्यादा देर पैसे बन जाएंगे, वो तो गारंटीड है। फिर गारंटी है ना, बिकॉज आपका 10 साल का होराइजन होगा तो ऑब्वियसली विल मेक मनी। नाउ इफ यू लुक एट इट, क्रिप्टो में देयर आर टुडे 1.9 करोड़ लिस्टेड टोकन्स। भारत की स्टॉक मार्केट में 6000 कंपनीज हैं, 1,90,00,000 क्रिप्टो टोकन्स लिस्टेड है आज के दिन भारत में, नहीं दुनिया में, मतलब कहीं भी 1.9 करोड़ टोकन्स। किसको ढूंढोगे भाई? हाउ कैन यू मतलब कैसे कि ये चलेगा वो चलेगा? तो इसके लिए बहुत सिंपल फंडा है, टॉप 5 टोकन्स पकड़ लो जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा है, जिसका टाइम है, उनके प्रोजेक्ट्स को स्टडी कर दो। बारिंग बिटकॉइन, एवरीबडी हैज अ प्रोजेक्ट। चाहे इथेरियम ले लो, सोलाना ले लो, कार्डानो ले लो, पॉलीगॉन ले लो, ये सबके पीछे एक प्रोजेक्ट है। देयर इज समथिंग सब्सटैंशियल बिहाइंड इट। बिटकॉइन इज समथिंग व्हिच वाज थिन एयर लिटरली, बट वो चल गया, उसका अडैप्शन हो गया। अब अडैप्शन हो गया तो उसको कंटेस्ट नहीं किया जा सकता। बट ये जो बाकी कॉइन्स हैं उसको आप स्टडी कर सकते हो, समझ सकते हो वो प्रोजेक्ट कैसा है, कितने समय से चल रहा है, कितने यूजर्स हैं उसके, आज उसके बारे में क्या चर्चा की जा रही है, और एक 4 या 5 कॉइन्स का आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। एंड इन इंडिया यू कैन इन्वेस्ट विद एज लो एज 200 रुपीज पर वीक एसआईपी। तो आप अपनी एसआईपी चालू कर दो बिटकॉइन में, आप इथेरियम में एसआईपी चालू कर दो, आप सोलाना में एसआईपी चालू कर दो। आप तय कर लो भाई मैं तो जो है 200 रुपए पर वीक 3 कॉइन्स में डालूंगा, 600 रुपए डालो, मतलब महीने का 2400 रुपए डालो, दैट्स इट। पॉइंट इज कि आप इसको गेट रिच क्विक करोगे ना, तो जो अभी पीछे क्रिप्टो वालों के साथ हुआ है $19 बिलियन का वाइप आउट, आप भी उसका पार्ट बन जाओगे। आई स्वेयर। हमारे एक फ्रेंड ने, बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, एंड ही केम एंड मेड अ वीडियो, ही लॉस्ट 2 करोड़ रुपीस। ही सेड मेरा क्या गलती थी भाई? सिस्टम रिग्ड है, पीरियड। दैट क्रिप्टो सिस्टम इज रिग्ड। बट अगर उसमें भी आपको सर्वाइव करना है तो आप फ्यूचर्स ऑप्शंस छोड़ो, स्पॉट में आ जाओ, आराम से धीरे धीरे एसआईपी बनाते रहो, 10-15 साल के लिए देखो, उसके बाद देखो आपको अच्छा पैसा बन जाएगा। सो बिटकॉइन एसआईपी का अगर आप हिस्ट्री देखें 10 साल, 10 years ओल्ड, अगर आप 10 साल पहले से कर रहे होते तो योर रिटर्न्स वुड हैव बीन 76% पर एनम। बट क्या वो 76% फिर से देगा? नहीं देगा, नहीं देगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि वो, जैसे हम नॉर्मली 12% ढूंढते हैं, शायद वो आपको 18 to 21% दे देगा ओवर लॉन्ग टर्म। तो अगर आपका पूरा पोर्टफोलियो में 10% भी वो है, तो आपके पूरे पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को वो थोड़ा सा पुश कर देगा। बाकी का 12% हो गया, इसका 20% हो गया, 10% जो आपने पोर्शन करा है, तो आपका टोटल पोर्टफोलियो जो है वो 13.5-14% के रिटर्न्स पे चला जाता है। तो लुक एट इट लाइक दिस कि भाई मेरे को बस पोर्शन साइजिंग, जैसे डाइटिशियंस भी यही कहते हैं ना, पोर्शन साइजिंग कर लो, खाना खा लो, पोर्शन साइजिंग कर लो। हम लोग, मैं अपने डाइटिशियन के पास गया, मतलब पराठे खाने का मन कर रहा है या मीठा खाने का मन, ठीक है खाओ, पोर्शन साइज कर लो ना, हफ्ते में एक बार गुलाब जामुन खाओ, चलो ज्यादा मत खाओ। तो वो भी हमें मारते नहीं है, वो कहते ठीक है खा लो बट पोर्शन साइज कर लो। सो इन्वेस्टमेंट भी सेम है। आपको फोमो हो रहा है, आपको लग रहा है मेरा दोस्त इन्वेस्ट कर रहा है, बहुत पैसा बना लेगा, डाल दो पैसा, पोर्शन साइज कर लो, 5% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, 10% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, दैट्स इट, उससे ज्यादा। नाउ कमिंग टू इक्विटीज एंड म्यूचुअल फंड, संजय भाई अब बताते हैं कि आज के वोलेटाइल मार्केट में आज जो सिनेरियो चल रहा है, आज मुझे भी डर लग रहा है। मैंने इतने सालों से इन्वेस्टमेंट्स की हैं और मैंने अच्छा एक IRR मेरा है, बट फिर भी आज का जो सिनेरियो देख के मुझे भी डर लग रहा है। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि फर्दर पैसे तो मैं डाल रहा हूँ, बट वो जो ईयर ऑन ईयर इंक्रीमेंट करता था मैं, कि इस साल अच्छी कमाई हुई तो 5% अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया, इस साल सॉरी अच्छी हुई तो 10% बढ़ा दिया, नहीं हुई तो 5% बढ़ा दिया, एक साल नहीं किया पर उतना ही था। तो मुझे इस समय वो डर लग रहा है कि मेरे को अभी आने वाले 2026 का जो फाइनेंशियल ईयर होगा, जहां से मैं अपना इंक्रीमेंट शुरू करता हूँ, कि 5% SIP बढ़ा देते हैं या जो लमसम है इसको 5% एक्स्ट्रा डाल देते हैं, मुझे डर लग रहा है। क्योंकि हाल फिलहाल में मैंने एक मित्र हैं हमारे, मैं मित्र बोल देता हूँ उनको, वो कभी भी म्यूचुअल फंड और इस सब में डर लगता था उनको, तो वो तो अपने FD PPF इस सब में खुश थे। तो मैंने उनको कन्विंस किया आपकी वीडियो के बाद कि
जो चीज अगर आपको लगता है कि ये अगर मेरी जिंदगी में अभी नहीं भी हो हम्म, तो इट विल नॉट अफेक्ट माई लाइफ, हम्म, तो मैंने बोला आप उतना डाल के शुरू करो। राइट, और मुझे ये था कि थोड़ा बहुत देखेंगे तो कॉन्फिडेंस Confidence आएगा, आ जाएगा। बिकॉज दिस इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट। ट्रू, इवन योर LTCG इज 12% नाउ, राइट, राइट, in FDs you're paying your हाँ, total tax, मार्जिनल टैक्स रेट है 35%, 30%, जो भी है आपका, जो आपका टैक्स ब्रैकेट है वो फुल लगा है Right. आपको। और जैसे उन्होंने इन्वेस्ट किया वो मेरे पास वापस आके बोलते कि देखो मार्केट गिर गई मार्केट गिर गई, वापस, मेरा इतना लॉस हो गया हाँ लेस देन 6 months के अंदर। अब ये मैं क्यों आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये केस मेरे सामने आया तो ये रियलिटी, और ये Right. बहुत लोगों के लिए रियलिटी होगी, जी। सो व्हाई नॉट एड्रेस दैट। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन स्वभाव, आप इक्विटी में जा रहे हो ना, तो आपको जिस दिन आपने इन्वेस्ट करने का डिसाइड किया उसके 7 साल तक तो आपको अपना पोर्टफोलियो देखना ही नहीं है। करेक्ट। आप में इतनी हिम्मत है तो इक्विटीज में आपका स्वागत है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं आज पैसा डालूंगा और वो हर रोज FD की तरह 6% मेरे को जो सालाना मिलता है वो मिलता रहे, वो नहीं होने वाला। हम कहते हैं कि निफ्टी ने पिछले 40 साल में 30 साल में 12 या 13% का CAGR दिया है। आप निफ्टी की हिस्ट्री खोल के देख लो, एक भी साल में 13% नहीं दिया। कभी 14 दिया है, कभी -5 दिया है, कभी 17 दिया है, कभी 18 दिया है, कभी 5 दिया है, एवरेज में 13 से 14% का रिटर्न दिया है। ठीक है, तो आपको ये कंसेप्ट समझना पड़ेगा। सैडली हमें कंपाउंडिंग का फॉर्मूला सिखाया गया था, समझाया नहीं गया था, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई हमारे पूरी ऑडियंस के साथ। ये लाइन आपने बहुत अच्छी कही, वापस रिपीट की है। हमारे को कंपाउंडिंग का फॉर्मूला सिखाया गया था, समझाया नहीं गया था। तो जो कंपाउंडिंग है बहुत मैजिकल चीज है। उसका मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। देखिए, हम इमेजिन करते हैं कि किसी व्यक्ति ने 21 ईयर्स की SIP की। अब आप बोलोगे 21 क्यों? क्योंकि मैं उसको 3 इक्वल पार्ट्स में बांटने वाला हूँ। ठीक है। 7 ईयर्स, 7 ईयर्स, 7 ईयर्स। और हम ये मानते हैं कि 12% का CAGR था और उसने जितना इन्वेस्ट किया उसका टोटल प्रॉफिट 21 साल बाद मेरे को कैलकुलेटर पे 1 करोड़ रुपए दिख रहा है कि वो 1 करोड़ रुपए ज्यादा बनाएगा, प्रॉफिट बनाएगा। जो इन्वेस्टमेंट है वो तो है, प्लस प्रॉफिट 1 करोड़ रुपए का। अब आते हैं 3 हिस्से कर देते हैं इस 21 ईयर्स के। पहले 7 साल में 1/3 टाइम चला गया, 33.33% टाइम चला गया। उतने टाइम में उस 1 करोड़ में से अगर 12% का CAGR मेंटेन रहा तो आपका 9 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। एंड दिस इज व्हाट यू सेइंग इज कि किसी ने 1 करोड़ रुपए डाले। नहीं, किसी ने SIP करता रहा जिसका प्रॉफिट टोटल 1 करोड़ होने वाला था। ओके, गॉट इट। ठीक है, तो हम एक 21 साल की जर्नी मान रहे हैं जिसमें 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बनने वाला था। अब उसको हमने 3 भाग में बांट दिया, पहले 7 साल। अब आइडियली तो आप कोई बोलना चाहिए कि यार 7 साल मतलब 1/3 टाइम चला गया, तो 1/3 तो प्रॉफिट मिलना चाहिए था, नहीं मिला। 33 लाख तो मिलने मिलना चाहिए था, 9 लाख मिला। अब अगला 1/3 पे आते हैं। ठीक है, तो अब 2/3 टाइम चला गया, 67% टाइम चला गया। तो भाई 67 लाख तो प्रॉफिट बनता नहीं बना, टोटल बना 29 लाख। और जो तीसरा भाग था वहां बना बचा हुआ 71 लाख। तो आप अगर तीसरे भाग तक पहुंचोगे ही नहीं तो आप अपने प्रॉफिट को बुक कैसे करोगे, एक्चुअल प्रॉफिट कैसे कमाओगे, कैसे खाओगे? एंड दैट्स द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। इट टेक्स टाइम बट इट इज ब्यूटिफुल व्हेन इट गिव्स यू व्हाट इट हैज टू गिव यू। भाई आप सोच नहीं सकते आपके पास इतना पैसा होगा। हमने एक एनालिसिस किया, आज बर्कशायर हैथवे का शेयर 7 करोड़ रुपीस का है। 1 शेयर इज 7 करोड़ रुपीस। हम चेक कर सकते हैं अभी के अभी। मैं लेट्स पुट इट ऑन द कैमरा हियर। ठीक है, बर्कशायर हैथवे शेयर प्राइस, द प्राइस हियर अगर आप देखें, इट इज मेंशन्ड $738,000। 738,000 आपकी आंखों के सामने है। एंड ये हाईएस्ट मार के आया $8,12,000। ठीक है, लोग बिटकॉइन की बात करते हैं, $1 लाख, $1 लाख। ये $8 लाख का शेयर है। $8 लाख की वैल्यू टुडे 7 करोड़ रुपीस, ऑलमोस्ट 90 रुपीस पर। 7 करोड़ रुपीस का एक शेयर है। अब किसी ने इस शेयर में 1965 से इन्वेस्टमेंट चालू की होती, आज 60 साल हो गए। ठीक है, 1,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट चालू की थी, ज्यादा नहीं, 1,000 रुपीज ओनली। तो उसने कितना पैसा डाला होता? 720 मंथ्स में 7,20,000 रुपीज डाले होते हैं। एम आई राइट? एनी गेसेस वो अमाउंट आज क्या होता? I don't even want to guess. 19.8% पर एनम का कंपाउंडिंग है इसका। द आंसर इज, पीपल टेल मी 2 करोड़, 5 करोड़, 7,20,000 छोटा सा ही अमाउंट होता है। 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। द आंसर इज 794 crores. You would have been sitting on round about 110 shares of Berkshire Hathaway Class A shares. आज 110 Class A shares आपके पास होते हैं अगर आप सिर्फ 1,000 रुपए की SIP करते हैं
फॉर 60 years. 60 ईयर्स 7,20,000 डालते हम्म, और उस 7,20,000 आपको 700 प्लस करोड़ ऑलमोस्ट 800 crores का 700 प्लस करोड़ का का आपको वैल्यू दे देते। मतलब आप सोचो, आप 94 करोड़ को तो राइट ऑफ कर रहे हो, मतलब आप 794 की जगह 700 बोल रहे हो। मतलब ठीक है यार, 700 भी क्या बुरा था। मतलब कभी कुछ हो हाँ, जाए जो 94 करोड़, हाँ 94 करोड़ को तो आप ऐसे ही राउंडिंग ऑफ एरर में कंसिडर कर रहे हो। तो माय पॉइंट, क्योंकि मैं उस लेवल पे बात कर हाँ, रहा हूं। क्योंकि हम उस लेवल पर वही मैं कह रहा हूं, एक निवेशक क्या अपने जीवन काल में 60 इयर्स के लिए एक छोटा सा पैसा डाल के नहीं छोड़ सकता? 500 रुपए डाल देते तो भी 794 का आधा होता, 350 करोड़ होता, 450 100 रुपए भी डालता तो भी 100 रुपए डालते तो क्या होता, एक 10 रुपए डालते तो क्या होता? माई पॉइंट इज द पीपल हु अंडरस्टैंड कंपाउंडिंग दे विल यूज इट, एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड कंपाउंडिंग यू विल पे इट। और यही क्रेडिट कार्ड्स में होता है, 42% पर एनम का होता है। मैं एक लड़की से मिला, बोली सर मैं तो क्रेडिट कार्ड पे डेट लेती हूँ। मतलब क्यों? बोली सर यहाँ पे 3% पे मिलता है, वहां सेविंग्स बैंक में 6% पे मेरा ब्याज मिलता है। मतलब अरे बहन, वो 3% महीने का है, वो 6% साल का है। इतना नॉलेज नहीं है लोगों को। तो माय पॉइंट इज कि वही थोड़ा कंपाउंडिंग को सीख लो, समझ लो, सीखो मत समझ लो, सीख तो आप लिए, समझ लो कि कंपाउंडिंग वर्क कैसे करती है। और ये पावर वर्क करती है, मैंने खुद देखा, मैंने तो सिर्फ 9-10 साल में देख लिया। अभी आप सोचो, मेरे को तो, मैं सोचता हूं कि 20 साल और इन्वेस्ट करना है, 30 साल और इन्वेस्ट करना है। सो आप ये सोचिए कि हमारे पेरेंट्स कैसे सोचते थे, कोई बेटी पैदा हुई तो क्या बोलते थे, चलो एक प्लॉट ले लो, फंस गया पैसा, अब 25 साल तक फंसा रहेगा पैसा, और 25 साल बाद डॉटर की शादी के काम आ जाएगा, या फिर हर महीने अब 1 ग्राम सोना लेंगे, सोने की SIP हो गई। आप लेगेसी वेल्थ क्रिएशन के लिए क्या कर रहे हो? आप सबसे हाई रिस्क एसेट में, चाहे वो स्मॉल कैप है, फ्लेक्सी कैप है, मोमेंटम फंड्स है, आप यार 1000 रुपए छोड़ दो ना। आप बोलते हो ना कि यार काश मेरे पिताजी ने वो जमीन ले ली होती तो आज मैं मर्सिडीज में घूमता या फिर मजे करता। तो भाई आपका बच्चा ऐसा ना कहे, उसके लिए आप क्या कर रहे हो? आप कुछ कर रहे हो उसके लिए? आप कुछ ऐसे निवेश कर रहे हो कि 60 साल बाद, 50 साल बाद जो है, होता है ना, मेरे दादाजी ने खरीदी थी ये जमीन 10 लाख रुपए में या लाख रुपए में, आज पापा वो हो गई 50 करोड़ रुपए। तो आपने वो क्या किया? वो क्या इन्वेस्टमेंट है जो आपका पोता बोलेगा यार दादू ने बहुत अच्छा काम किया था, या बेटा बोलेगा यार पापा ने बहुत अच्छा काम किया, ये इन्वेस्ट करके छोड़ दिया। तो भाई लेगेसी वेल्थ अगर आपको क्रिएट करनी है तो हमारे यहाँ बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, म्यूचुअल फंड्स हैं, ETFs है। आप आराम से उसमें पैसा डाल के भूल जाओ। आप सोचो ये 500 रुपए मेरे है ही नहीं, ये 60 साल बाद निकलेंगे, भूल जाओ ना, क्या परेशानी है? लेगेसी वेल्थ है ये। मुझे नहीं पता, इस 60 साल में मुझे देखना ही नहीं है, मैं तो ऐप ही डिलीट कर दी। वो एक अकाउंट से 500 रुपए कट रहा है, बच्चे को बता देंगे, मैं चला जाऊंगा, उसको मिल जाएगा, वो चला जाएगा, उसके बच्चे को मिल जाएगा। तो अगर कोई इंसान लमसम डाल रहा है और SIP नहीं कर रहा है तो अगर आपका होराइजन 7-8 साल से ज्यादा का है तो ही लमसम डालिए, नहीं तो मत डालिए, आप झेल ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको 7-8 साल में बहुत रोलर कोस्टर मिलेगा। करेक्ट। तो लमसम आपको सिर्फ तब डालना चाहिए जब आपका होराइजन ही 7-8 साल से ऊपर का। अभी पीछे मैंने एक मोमेंटम फंड था, उसमें मैंने लमसम डाला, तो मेरे फादर ने मुझसे पूछा तुम लमसम डाल रहे हो, क्यों डाल रहे हो? मतलब डैड 25 साल का व्यू है, मैंने डाला जितना डाला। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल कि यू हैव टू थिंक इन डेकेड्स बॉस। आप इसको ईयर्स में नहीं कंसिडर, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट फॉर ईयर्स, दे आर फॉर डेकेड्स। करेक्ट। दे आर फॉर, मतलब सेंचुरीज तो नहीं कहूंगा, चलो सेंचुरी ज्यादा हो जाएगा, बट डेकेड्स तो है। एटलीस्ट आपको 10 साल मल्टीपल्स में सोचना पड़ेगा, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, तब आप वेल्थ क्रिएट कर पाओगे, नहीं तो आप वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाओगे। ओके, इस पे 1-2 सवाल। जैसे मेरा एक दोस्त है, वो बोलता है यार मुझसे SIP नहीं होता है, मेरे पास पैसे आते हैं, मेरे पास ये 5-6 म्यूचुअल फंड एसेट क्लासेस हैं, जैसे मेरे पास पैसे आते हैं मैं लाख रुपए इसमें डाल देता हूँ, फिर अगली बार पैसे आते हैं मैं लाख रुपए उसमें डाल देता हूँ, तो मैं वो 5 में ऐसे एक रोटेशनल में वो करता रहता हूँ। और बीच बीच में मुझे कोई ऐसा IPO मिल गया, ये वो तो मैं, चलो वो क्या बोलते हैं उसको, जेनरेशनल स्टॉक्स, उसको ऐसे बोलते हैं, आई डोंट नो, जनरली टाटा का खरीद लिया, TC खरीद लिया, व्हाटएवर। अब वो बोलते हैं यार मुझसे SIP नहीं होते। एक इंसान बोल रहा है कि मैं 1000 रुपया हर टाइम डालूं, मेरे पास लाख रुपए, मैं लाख रुपए डाल दी, तो वो ऐसे इंसान कैसे सोचे उसके बारे में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और ये क्वेश्चन मेरे को मेरे क्लाइंट्स का बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा आता है। हमारे बिजनेसमैन कुछ क्लाइंट्स होते हैं, उनका फ्री कैश फ्लो का सेट नहीं होता, कोई एक सीजन आता है जब कैश फ्लो नहीं होगा, कोई वो बहुत ही आ जाता है। तो हमने उनको बोला हुआ है कि आप है ना एक कॉर्पस बनाइए, 4 महीने की SIP को आप एक लिक्विड फंड में डाल दीजिए या फिर FD में डाल दीजिए, ठीक है, और 4 महीने उसमें से SIP चलने दीजिए, फिर चौथे महीने फिर से उसको भर दीजिए, फिर से SIP चलने दीजिए, फिर चौथे महीने फिर से उसको भर दीजिए, फिर से SIP चलने दीजिए। इसका रीजन क्या है? ऑटोमेशन बिल्ड्स डिसिप्लिन, पीरियड। आपका वो फ्रेंड है,
कहीं वो यूएस घूमने चला गया, भूल गया, अब पैसे नहीं डाल पाया, 2 महीने कंपाउंडिंग में सो गया। अब आपको मैं एक इंटरेस्टिंग डेटा देता हूँ। अगर आप 20 साल के होराइजन में इन्वेस्ट करते हो, ये पास्ट डेटा है, और निफ्टी ने आपको 13% का रिटर्न दिया है, अज्यूम करते हैं। अगर उस 20 साल में से 20 टॉप डेज अगर आप मिस कर देते हो, मतलब उस टाइम पे आपका पैसा नहीं था मार्केट में, तो आपका ये 13% का रिटर्न रह जाता है 9%। सिर्फ 20 डेज बोल रहा हूं। 7,000 दिन में से 20 दिन अगर आपका पैसा मार्केट्स में नहीं रहा, 20 बेस्ट दिन, तो आपका रिटर्न्स 13% से गिर के 9% हो जाता है। और मैं आप कोई इस दुनिया में नहीं जानता वो 20 दिन कौन से होने वाले हैं। तो इसलिए धीरे तो धीरे गेम में रहना बहुत जरूरी है। मुझे नहीं पता ना कब हल्का बॉलर आएगा, कब मैं उसके 6 बॉल पे छक्के मारूंगा, मुझे तो नहीं पता, बट पिच पे रहूंगा तो मिल जाएगा। एक ओवर जरूर मिलेगा जब मैं तोड़ दूंगा, और उतने में मेरा कमबैक हो जाता है। देखिए, म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स के साथ ना मजेदार बात पता है क्या है? आप खो उतना ही सकते हो जितना आप डालते हो, और आप बना उतना सकते हो जो आप सोच भी नहीं सकते। आपने 100 रुपए डाले, 100 रुपए से ज्यादा नहीं खोगे आप, पर वो 100 रुपए जो है वो 200 नहीं होगा, 500, 1000, 10,000, 20,000 भी हो सकता है। तो खोने के लिए तो 100 ही रुपए है, बनाने के लिए अनलिमिटेड कैपिटल है, बट टाइम चाहिए। करेक्ट, टाइम चाहिए। बस लोग है ना ये टाइम वाले इश्यू को नहीं हैंडल कर पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए, जैसे आपके मित्र हैं या फिर बिजनेसमैन है, आप एक जितना टाइम आप नहीं, आपको डर लग रहा है कि आपको लगता है कि यार मैं एसआईपी नहीं कर पाता, उतने की एफडी कर लीजिए, और उस एफडी से अपने एसआईपी अकाउंट को लिंक कर दीजिए, और वहां से पैसा जाने दीजिए। उसको एफडी को हर 4 महीने में रिफिल करते रहिए। सो दिस इज द बेस्ट वे टू टैकल दिस सिचुएशन। बट एफडी तो लॉक इन हो जाता है। नहीं, वो है ना आजकल स्वीप इन एफडीज होती है, स्वीप। आपका थोड़ा कम ब्याज लगेगा, क्या फर्क पड़ता है, 4 महीने की तो बात है। पर डोंट यू थिंक अगर है मेरे पास तो मैं डाल दूं पैसे? नहीं, ये आप डिसिप्लिन से कर नहीं पाएंगे लोग। कभी चले गए बाहर, मैं क्या कह रहा हूं, मिस क्यों करना है? आप वो भी करिए ना। अभी ये हो गया, उसके बावजूद आपके पास एक्सेस कैपिटल आ गया, तो वो भी डाल दीजिए। अगर आपको इसकी इमीडिएट नीड नहीं है तो डाल दीजिए, पर एटलीस्ट अपने सिस्टम को मत ब्रेक करने दीजिए। मैं ऑटोमेशन को मत ब्रेक करिए। ओके, मेरा एक सवाल है कि आज अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ऑलरेडी अगर कर रहा है या करना शुरू कर रहा है, एक अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए फ्रॉम गोइंग फ्रॉम द लीस्ट रिस्की टू द मोस्ट रिस्की? से फॉर एग्जांपल, एक इंसान के पास बोल रहा है 5,000 रुपीज में हर महीने एसआईपी करूंगा, ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग अ Sure, बेसिक 5,000। ठीक है। अब वो 5,000 हर महीने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे डिफरेंट क्लास म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज में? ठीक है, तो इसको ना बहुत अच्छे या से 10,000 लेते हैं, इजी कैलकुलेशन। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से हम करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको तय करना होता है इसमें, व्हाई डू आई नीड माई मनी, हाउ मच डू आई नीड, एंड व्हेन डू आई नीड। 3 क्वेश्चन को आपको आंसर करना है। व्हाई से आपका गोल सेट हो जाता है। तो गोल सेट होता है ना, जैसे मैनिफेस्टेशन के प्रिंसिपल्स होते हैं कि आप जब किसी गोल के लिए पैसा बनाते हो ना, तो फिर उसको मिसयूज नहीं करते। बचपन में हमने मूवीज में काफी देखा था कि गुल्लक सिस्टम होता है, बहन की शादी, माँ की आंख का इलाज, वो एक गुल्लक बनते थे। तो ये भी लाइफ में गुल्लक आपको बनाने पड़ेंगे। तो आपका गुल्लक क्या है वो आपको सेट करना है। सबसे पहले वाई डू यू नीड द मनी। सेकंड, वाई के लिए हाउ मच डू यू नीड द मनी। अब मुझे पढ़ाई करने जाना है 5 साल बाद, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, तो ये वाई के साथ मेरे को हाउ मच मिल गया। एंड नाउ व्हाट शुड आई डू टू रीच दैट मनी, हाउ मच शुड आई इन्वेस्ट। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जितना आपका गोल छोटी अवधि का है उतना इक्विटी से दूर रहिए। लोग उल्टा करते हैं। लोग क्या करते हैं, जितना गोल पास है उतना ज्यादा रिस्क लेंगे, स्मॉल कैप में डाल देंगे कि भाई चलो 36% रिटर्न बन जाएगा। ये दिख रहा है मेरे को, क्वांट स्मॉल कैप ने 30% रिटर्न दिया है, पिछले 2 साल से 1-1.5 साल से 0% रिटर्न दिया है। तो आपने गलत एसेट चुना ना, क्योंकि आपको पैसे 2 साल में चाहिए थे। अगर आपको पैसे जल्दी चाहिए तो आप डेट और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करिए। ओके, ठीक है। डेट में आप कौन से फंड्स यूज कर सकते हैं? आप क्रेडिट रिस्क फंड यूज कर लीजिए, कोई भी अच्छा क्रेडिट रिस्क फंड यूज कर लीजिए। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जब क्रेडिट रिस्क फंड आप यूज करते हैं तो उसमें जो फंड मैनेजर है वो बैठ के आपके बिहाफ पे क्रेडिट का रिस्क ले रहा होता है कि कौन सी कंपनी का उधार दे दूं ताकि ये डूबे ना, मुथूट को दे देता हूं, XYZ को दे देता हूं, ऐसे मतलब देयर इज नो रिकमेंडेशन, जस्ट अ रेफरेंस। तो ये आपने कर लिया। अब इसके अलावा अगर 5 साल के आसपास की अवधि है तो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स होते हैं, हाइब्रिड फंड्स होते हैं, उनको आप यूज करिए। इसमें डेट भी होता है, इक्विटी भी होता है। डेट जो होता है वो 35% से कम होता है, इक्विटी 65 या उससे ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपको फिर टैक्सेशन का बेनिफिट इक्विटी वाला मिल जाता है। तो इसमें 65% इक्विटी, 35% डेट। कल को अगर मार्केट गिर भी गई तो ये डेट प्रोटेक्ट कर लेता है आपको। 65% में आपका वॉलेटिलिटी। ये क्या इसका नाम है बैलेंस्ड एडवांटेज या फिर हाइब्रिड फंड्स।
ठीक है। हाइब्रिड में भी दो तरह के होते हैं, कंजर्वेटिव हाइब्रिड होता है, एक अग्रेसिव हाइब्रिड होता है। अग्रेसिव हाइब्रिड में इक्विटी थोड़ी ज्यादा होती है, डेट कम होता है, और कंजर्वेटिव में इक्विटी थोड़ी कम होती है, डेट ज्यादा होता है। पर फिर भी 65% जो है इक्विटी होती है, 35% डेट होता है। तो ये आपका सेकंड कर आ गया। अब आप चले कि भाई नहीं, अब मेरे को लंबा इन्वेस्ट करना है, मुझे 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, पर मुझे पल्ले नहीं पड़ रहा कि मैं कौन सा म्यूचुअल फंड खरीदूं। ये 50,000 स्कीम्स पड़ी हुई है मेरे पास। मैं आपका जो माइंडसेट है वो टोटल क्लियर कर देता हूं। आप देखिए आप कितना रिस्क ले सकते हैं अगर, और इसको ऐसे समझिए कि 3 हमारे पास एसेट क्लासेस हैं जो इसमें हम पैसा डाल सकते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। ठीक है। लार्ज कैप जो है वो खिचड़ी है, ठीक है। मिड कैप जो है वो पनीर है, और जो स्मॉल कैप है वो आप समझ लीजिए कि पिज्जा है। नहीं, वो है वड़ा पाव विद मिर्ची, चटनी और सब कुछ। ठीक है। अब आपके सामने ये 3 चीजें पड़ी हैं। अब आपकी हेल्थ क्या अलाउ करती है, यानी आप रिस्क कितना ले सकते गॉट इट। अगर आप रिस्क लेने की कैपेबिलिटी ज्यादा है तो ज्यादा वड़ा पाव डाल लो। आप कहते हो नहीं यार इतना वड़ा पाव नहीं खा सकते, हाजमा खराब हो जाएगा, अपने को समझ नहीं आती। नहीं तो कुछ लोग को होता है ना, अपन तो कितना भी मिर्ची खा लेंगे। अपने को तीनों इक्वल कर दो, 1/3 कर दो। ठीक है। या फिर नहीं यार मैं तो बिल्कुल ही नहीं मिर्ची खा सकता, बिल्कुल ही पनीर नहीं खा सकता, ज्यादा खिचड़ी खा लो। अब आपके सामने खिचड़ी, पनीर और वड़ा पाव है। अब आप सिलेक्ट करो आपको किस में डालना है। खिचड़ी इज लार्ज कैप, पनीर इज मिड कैप, एंड वड़ा पाव इज स्मॉल कैप। इसके बीच में आप करो। अब आपको यह भी नहीं समझ आ रहा कि भैया ये भी नहीं पल्ले पड़ रहा कि मेरे को क्या सूट करता है, नहीं पल्ले पड़ रहा, शायद आपको नहीं नॉलेज है, नो वरीज। आप जो है कोई भी अच्छे फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड में पैसा डाल दो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास पराग पारेख, HDFC, क्वांट हो गया, मोतीलाल ओसवाल, ये सारे जो है फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में, कोटक, इनमें आपको अच्छे मिल जाएंगे फंड्स। थोड़ा सा रिसर्च कर लो, इनमें से फ्लेक्सी और मल्टी में डाल दो, जो भी आपको अच्छा, जो भी आपको सही लगे। आप पूरा रिसर्च करें, कोई जीरो रिकमेंडेशन है, मैं तो कुछ नाम ले रहा हूं जस्ट विच हैव बीन पॉपुलर स्कीम्स। फ्लेक्सी कैप में क्या होता है, फंड मैनेजर के हाथ में होता है कितना लार्ज कैप में डालना है, कितना मिड कैप में डालना है, कितना स्मॉल कैप में डालना है, ये पूरा फंड मैनेजर के हाथ में होता है, मतलब उसका वचन ही शासन होता है। मल्टी कैप में क्या होता है, 100 रुपए में से 25 रुपए लार्ज कैप, 25 रुपए मिड कैप, 25 रुपए स्मॉल कैप, बचा हुआ 25 रुपए फंड मैनेजर के ऊपर है, उसको कहां डालना है। तो आप वो भी चेक कर लो कि आपको पूरा शासन उसको देना है या उसको डिसिप्लिन में रखना है। अगर डिसिप्लिन में रखना है तो मल्टी कैप ले लो, शासन देना है तो फिर आप फ्लेक्सी दे दो। अब आप बोलते नहीं सर ये भी नहीं समझ आ रहा, पल्ले ही नहीं बढ़ रहा, तो भाई कुछ भी मत करो, निफ्टी 500 के इंडेक्स फंड में पैसा डाल के छोड़ दो। निफ्टी 50 नहीं, निफ्टी 50 नहीं, निफ्टी 500। देखिए निफ्टी 50 सिर्फ देश की 50 बड़ी कंपनीज है, ठीक है, उसमें ग्रोथ स्लो होगी। पर अगर आप निफ्टी 500 पकड़ेंगे तो उसमें 100 लार्ज कैप है, 150 मिड कैप है, 250 स्मॉल कैप है। तो उसमें आपको खिचड़ी भी मिल जाएगी, आपको पनीर भी मिल जाएगा और वड़ा पाव भी मिल जाएगा। और वो निफ्टी 500 है, देश की सबसे बड़ी 500 कंपनीज हैं। ये आपको एक अच्छा रिटर्न ओवर 15 to 20 ईयर्स दे देंगे। और ये कितने फंड्स होने चाहिए इसके? किसके? जैसे अगर समझो निफ्टी 500 है, निफ्टी 500 इंडेक्स है, आप सिंगल भी खरीद के रख सकते हो। सिंगल भी खरीद, सिंगल ऐसा नहीं है कि एक इस ना कंपनी वो का, एक इंडेक्स इस फंड कंपनी है। तो इंडेक्स फंड है जो सबसे कम जिसकी कॉस्ट हो। एक टर्म होता है टोटल एक्सपेंस रेशियो, TER, वो जिसका सबसे कम हो निफ्टी 500 का, वो उठा के खरीद लीजिए। बस इतना सिंपल रखिए। और देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि पूरी मार्केट में आपको नंबर 1 होने के लिए इंटेलिजेंस की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ पेशेंस की जरूरत है। इंटेलिजेंस वाला काम अपने आप मार्केट्स आपके लिए कर देगी। लॉन्ग टर्म में आप आराम से पैसा कमा लोगे, अच्छा कमा लोगे, बिना स्ट्रेस के कमा लोगे। और कितने फंड्स होने चाहिए आइडियली, जाके खिचड़ी ना बने? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पिक कर सकते हैं फंड्स को, तो आपके पास एक गोल के लिए 3 से 4 से ज्यादा फंड्स नहीं होने चाहिए, एक गोल के लिए। माय बिलीफ इज लाइक यू शुड नॉट हैव मोर देन 5 फंड्स ओवरऑल। थोड़ा उसमें मैं डिसएग्री इसलिए करता हूं क्योंकि हर गोल का ना नेचर अलग होता है। अब अगर गोल 3 साल का है तो आप तो इक्विटी फंड एक भी नहीं ले सकते उसमें, करेक्ट, ठीक है। तो उसमें आपको डेट में खेलना पड़ेगा, थोड़ा लिक्विड भी रखना पड़ेगा, थोड़ा सा क्रेडिट रिस्क भी रखना पड़ेगा, तो वहां आपको 3-4 फंड लगेंगे। इसलिए मैं कहूं 4 से ऊपर नहीं, बट आइडियली 2-3 भी रखेंगे तो काफी है, मतलब उसमें इन ईच गोल। तो अगर आप उस तरीके से रखेंगे, और अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, कोई गोल प्लानिंग नहीं है, आप अभी यंग हो, स्टार्ट कर रहे हो, पता नहीं अभी शादी कब करनी है, बच्चे कब होंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, तो चुपचाप निफ्टी 500 में पटक दो पैसा और छोड़ दो। एक फंड खरीदो बस, और उसमें SIP करते रहो। यू विल बी फार बेटर देन मेनी अदर। वो कंपनी जो गिर नहीं सकती, 500 कंपनियां देश की। नो इन द सेंस के समझो जिस कंपनी ने, फॉर एग्जांपल आपने HDFC बोला, मुथूट बोला, पराग पारेख, अभी वही डिसॉल्व हो गई तो नहीं। देखिए जो इंडेक्स फंड्स होते हैं वो पैसिव होते हैं, और ये सारे डिसॉल्व होंगे ना तो भी आपका जो AMC के यूनिट्स है ना, जो आपके म्यूचुअल फंड के यूनिट्स हैं, वो ट्रस्टीज के पास होते हैं, वो कहीं जा नहीं सकते। देखिए आप म्यूचुअल फंड कर क्या रहा है, आपसे पैसा ले रहा है, सबसे पैसा ले रहा है, हम सबसे, और वो कहीं तो डाल रहा है, वो उसको रिपोर्ट करना पड़ता है, उसका ऑडिट होता है, सेबी उसका ऑडिट करता है, उसको हर महीने फैक्ट शीट इशू करनी पड़ती है कि मैंने पैसा कहां डाला, क्या किया,
बहुत एक्सट्रीम निगरानी है आज के दिन। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि 500 कंपनीज जो उन्होंने डाली थी उसमें से 2-3 कंपनी फट गई, वो उसकी मैं बात नहीं नहीं वो नहीं फटेंगे। हाँ नहीं, जैसे वो पहले होता था, यूएस 64 में हुआ था, मतलब जो यूटीआई का हुआ था। आई एम जस्ट आस्किंग द क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल सही है। अभी समझो संजय कतूरिया निफ्टी 500 फंड, हाँ, अब संजय कतूरिया भी भाग गया या लाइक व्हाटएवर, वही अगर डिसॉल्व हो गया, वही हो गया, तो देन हाउ डज वन प्रोटेक्ट? बिकॉज़ मैंने तो आई पुट ऑल माय एग्स इन तो वन आपने आप इस पे, अच्छा क्वेश्चन है आपका, तो इस पे आप एएमसी डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो। आप ये कर सकते हो कि आप इंस्टेड ऑफ टेकिंग 1 निफ्टी 500 फंड, यू कैन पिक अप 2 निफ्टी 500 फंड्स, कि भाई चलो मैंने एचडीएफसी भी ले लिया, एक्सेस भी ले लिया, अगेन नो रिकमेंडेशन, आप प्लीज चेक कर लीजिए, या मैंने मोतीलाल भी ले लिया, या मैंने अच्छे नाम लीजिए, आईसीआईसीआई प्रू है, मोतीलाल है, एचडीएफसी है, जिनकी हिस्ट्री रही है 10, 15, 20 साल के पीछे, तो वो आप ले सकते हैं। आई थिंक दैट इज द बेस्ट एडवाइस। इफ यू डोंट हैव द रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, आप जो एज ओल्ड कंपनीज है, जिनकी एएमसीज है, जिनके पास एक 10-15 साल की एक हिस्ट्री है, एएमसी से बात करें तो जियो का भी चाह रहा है उसके बारे में, ब्लैक रॉक का देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने डेट फंड्स लाए, उसके बाद इंडेक्स फंड्स लाए, फिर उन्होंने सबसे पहले ऑफरिंग लाए फ्लेक्सी कैप। तो फ्लेक्सी कैप के अंदर सबसे बड़ी कैटेगरी है इंडिया में, पराग पारिक बहुत बड़ा नाम है उसमें, 1,20,000 करोड़ का यूएम है, जेएम फ्लेक्सी, एचडीएफसी फ्लेक्सी 30 साल पुराना फंड है। तो ऑब्वियसली उन्होंने भी सोचा कि फ्लेक्सी जो है सबसे बड़ी कैटेगरी, तो उसमें लेके आते हैं। पर है ना, लोग फोमो में आ रहे हैं कि यार जियो ब्लैक रॉक होगा तो बहुत कुछ अमेजिंग हो जाएगा, समझिए। आप बात समझिए कि आप थोड़ा ना अंदर चलते हैं। अब ब्लैक रॉक अगर आप देखें तो ब्लैक रॉक के पास है अलादीन, ठीक है, अब लोग कह रहे हैं अलादीन है, कुछ ऐसा हो जाएगा जो मतलब वो चिराग घिसेंगे तो अपने भी पैसे बन जाएंगे। ऐसा नहीं है। रादर ब्लैक रॉक के फंड्स ने अभी पिछले 5-7 साल में जो उनके यूएस के फंड्स हैं, उन्होंने अंडर परफॉर्म किया है, उनके एक्टिव फंड्स ने अंडर परफॉर्म किया है। इज इट? यस, ठीक है, और मैसिवली अंडर परफॉर्म किया, ऐसा नहीं कि 0.5%, 1% का, 3% तक अंडर परफॉर्म किया उन्होंने। That's big for BlackRock. बिग फॉर ब्लैक रॉक। एंड क्या उधर अलादीन नहीं था, उधर भी अलादीन था भाई। अगर वहां का अलादीन है, यहां भी अलादीन है। सेकंड, जो फंड मैनेजर, उनकी जो मेन फंड मैनेजर है, उसको एक्टिव फंड मैनेजमेंट का उतना एक्सपीरियंस नहीं है, वो उनके पैसिव ईटीएफ्स मैनेज करती थी। तो जो उनकी मेन फंड मैनेजर है वो एक्टिव फंड्स नहीं मैनेज करती थी, पैसिव फंड्स मैनेज करती थी। और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप इज अ एक्टिव फंड, उसमें तो चूज करना पड़ता है ना कौन सी कंपनी कौन सा। तो आपको किस बात का फोमो है? उनके अलादीन ने आज तक परफॉर्म नहीं किया पिछले 3-4 साल में। उनकी फंड मैनेजर बहुत नहीं है, उसको पैसिव फंड्स का नॉलेज है, एक्टिव फंड्स का नॉलेज नहीं है। एंड नया फंड है, नया एएमसी है, और चलो ठीक है, जियो का बैकिंग है, रिलायंस का बैकिंग है, तो अगेन वहां क्रेडिबिलिटी आ जाती है। बट आपको फोमो क्यों है भाई? 1 साल देख लो, अगर 1 साल में दिखता है कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, तब ऐसा भी चालू कर देना, है ना। अचानक दिन पे पहले दिन ही करूंगा मैं, यहां से पैसा निकाल के वहां डाल। मेरे को ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, सर मेरा पराग पारिक में ना 25 लाख रुपए में उसमें से उठा के इसमें डाल दूं। अब मैं क्यों? एक भाई ने बेचारे ने पूरा तुम्हारे को परफॉर्म करके दिया है, डिलीवरी दी है, अपनी कैटेगरी एवरेज को बीट किया, अपने बेंचमार्क को बीट किया, कंसिस्टेंटली बीट किया है, उसको तुम छोड़ के कैसे व्यक्ति के पास जा रहे हो जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है? दिस इज द फोमो विच पीपल फील कि पता नहीं जियो ब्लैक रॉक आके क्या ऐसा कर देगा। एंड ऑल्सो नॉट रियलाइजिंग कि वो अभी अपना वो कंपाउंडिंग कर रहा है, आप वहां से निकालोगे, आप फिर से जीरो से शुरू कर रहे हो। बिल्कुल, क्योंकि वो अभी शुरू करेगा उस पैसों से। बिल्कुल। अच्छा हाँ, अब आप कब डाल सकते हो? पहले तो उसको 1 साल परफॉर्म करने दो, फिर उसको इवैल्यूएट करो बाकी सारे एएमसीज के साथ कि भाई तुमने जो है अगेंस्ट एचडीएफसी कैसा किया है, अगेंस्ट टॉप जो परफॉर्मिंग फ्लेक्सी कैप्स है इंडिया के, उनके साथ कंपेयर कर लो। अगर उसने एक्चुअली कुछ दिखाया 1 साल में, तो भी पूरा पैसा मत मूव करो, बिकॉज 1 साल इज अ वेरी शॉर्ट टाइम। हाँ, आप ये कह सकते हो भाई मैं 10,000 रुपए पराग पारिक में डालता था, मैं अब 9,000 उधर डालूंगा, 11,000 इधर डाल के देख लेता हूं, तो बात समझ आती है। ये जो इंडिया में ऑल और नथिंग अप्रोच है ना, कि या तो मैं सारा ही कुछ कर दूंगा या मैं कुछ भी नहीं करूंगा, दैट इज व्हाट हिट्स अस। पोर्शन साइजिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। वहां पोर्शन साइजिंग होता है, यहाँ पोजीशन साइजिंग होता है। तो हमारा पोजीशन साइजिंग जो है, मतलब कितना पैसा कहां डाल रहे हो, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पोर्टफोलियो में। तो आपको ये जो जियो ब्लैक रॉक है, ये सब में कोई फोमो लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कोई ऐसा अभी, सॉरी फॉर द वर्ड, बट उखाड़ा नहीं है, तो उनको उखाड़ने दीजिए, कुछ उनको परफॉर्म करने दीजिए, मार्केट में आने दीजिए। अभी तक उन्होंने सिर्फ पैसिव और डेट बेस्ड फंड्स निकाले हैं जिसमें कोई दिमाग ज्यादा लगता नहीं है। तो जस्ट चिल, 1 साल परफॉर्मेंस देखेंगे, उसके बाद डाल देंगे। अगर अच्छा के तो मैं खुद ही आके बता दूंगा कि डालना है कि नहीं डालना। वेरी गुड। बट इवन इफ यू टॉक अबाउट म्यूचुअल फंड, जो ये है, अगर एक इंसान के, फॉर एग्जांपल नाउ, चलो जस्ट डीप डाइविंग अ लिटिल मोर इनटू म्यूचुअल फंड, अगर एक इंसान के पास कोई ऐसा प्रेसिंग गोल नहीं है, एंड नाउ आई एम मूविंग अवे फ्रॉम somebody who's a salaried class, somebody who's thing, जिसके पास चलो अभी वेल्थ है, एक्सेस कैपिटल है, अभी है वेल्थ, अब समझो फैमिली दे गई, अभी एक इंसान के पास है, मतलब 5 करोड़ रुपए आ गए, फैमिली वेल्थ आ गई। अब वो बोलता है कि नहीं, मेरे को पापा मम्मी दादा दादी जहां से भी आए, उन्होंने बोला कि ये
हम इनके नाम पर ये अमाउंट आपको एफडी में ही रखना है और आपको आपका इसका जो इंटरेस्ट आएगा आपको वही करना है। अब उसमें आपको जो आपको करना है वो करना है। अब एक इंसान बोलते हैं मेरे पास तो कोई अभी गोल्स है ही नहीं कि मेरे को अभी 5 साल में ये चाहिएगा, 5 साल मेरे को बस इन्वेस्ट करना है ताकि ये बियॉन्ड अपना इन्फ्लेशन एंड बियॉन्ड आवर एफडी रिटर्न दे। दैट माइट बी 10%, 12%, 15%। अब जिसके पास कोई अगर गोल नहीं है पर्टिकुलर, अब आप एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन इन म्यूचुअल फंड्स या एसआईपी म्यूचुअल फंड्स, लमसम हो या जो भी हो, एसआईपी की बात करते हैं। अब वो बताइए कि कितना उन्हें ब्लू चिप में डालना चाहिए, कितना लार्ज कैप में डालना चाहिए, कितना मीडियम मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब मेरे पास 5 करोड़ आ गए, मेरे पास गोल कोई नहीं है इस टाइम पे, ठीक है, और मुझे ये 5 करोड़ अब इन्वेस्ट करना है। 5 करोड़ नहीं इन्वेस्ट करना है, उसका एफडी का अमाउंट इन्वेस्ट। हाँ, समझो आपको 2 लाख रुपए महीना आ रहा है, 2 लाख महीना आ रहा है, ठीक है। अब आप समझिए, और वो 2 लाख में मेरे को घर भी चलाना है, मुझे सब करना है, और मेरा समझो मेरे पास 50,000 रुपए हैं, ठीक, जो मैं डालना चाह रहा हूँ, ठीक। तो 2 लाख रुपए में से पहले आप अपना फर्स्ट ऑफ ऑल अपना इमरजेंसी फंड आपने बना लिया अलग से, चलो वो भी ठीक है, वो 5 करोड़ ऑलरेडी है आपके पास, आपने इंश्योरेंस ले ली, आपने सब कुछ कर लिया। अब आपका घर चल रहा है, आपने 1 लाख रुपए, आपका 2 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए घर चलाने में जा रहा है, बचा हुआ 1 लाख आपका बच रहा है फॉर एग्जाम्पल। तो इस 1 लाख रुपए को, क्योंकि आपके पास कोई गोल नहीं है, आप लंबे समय के लिए निवेश कर सकते हो। तो बिल्कुल दिमाग मत लगाइए, फ्लेक्सी कैप फंड कोई भी अच्छा सा उठा लीजिए और उसमें डाल दीजिए। उसमें भी 2 फ्लेक्सी कैप उठा लीजिए या 2 मल्टी कैप उठा लीजिए। अच्छा, इसमें ना कैटेगरी होती है जिसको हम 2 फ्लेक्सी, 2 मल्टी, दोनों 4 में डिवाइड कर 25 डाल। एक और स्ट्रैटेजी मैं दे सकता हूं यहाँ पे जो बहुत मजेदार होती है, इसको मैं सहवाग सचिन स्ट्रैटेजी कहता हूँ। ओके, ठीक है। तो सहवाग सचिन की बहुत अच्छी जोड़ी रही है हमेशा, हम बचपन में क्रिकेट में उनको देखते थे। तो सहवाग क्या थे, वो मोमेंटम प्लेयर थे, और सचिन क्या थे, वो वैल्यू प्लेयर थे, ठीक है। तो ये ना आजकल फंड्स आते हैं जो मोमेंटम और वैल्यू फंड्स होते हैं। ओके, तो ये ऐसे फंड्स होते हैं जो समय समय पे अपने स्टॉक्स को चेंज करते हैं बेस्ड ऑन मोमेंटम और बेस्ड ऑन वैल्यू। दोनों एक साथ नहीं होगा, या मोमेंटम होगा या वैल्यू होगा। तो एक सचिन होगा, एक सहवाग होगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने पोर्टफोलियो में एक मोमेंटम फंड ले सकते हो और एक वैल्यू फंड ले सकते हो, और इन दोनों को मर्ज करके एक ओपनिंग। गिव मी एन एग्जांपल ऑफ अ मोमेंटम फंड एंड अ परफेक्ट। सो जैसे इसको हम फैक्टर इंडेक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल निफ्टी 500 मोमेंटम 50। अब ये क्या करता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग इंडेक्स, ये मैं समझा नहीं। हाँ, ये इसको हम कहते हैं फैक्टर इंडेक्स। फैक्टर क्या हो गया, मोमेंटम। बेसिकली मैं कैसा निवेशक हूं वो फैक्टर होता है। कुछ निवेशक मोमेंटम होते हैं, कुछ निवेशक वैल्यू होते हैं, कुछ निवेशक क्वालिटी होते हैं, कुछ निवेशक कहते हैं कि मेरे को ग्रोथ भी चाहिए पर प्राइस भी अच्छा चाहिए, जिसे हम ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस कहते हैं। तो मोमेंट, ये जो फैक्टर्स होते हैं ये आपके निवेश का स्टाइल बताते हैं। अब अगर एक मोमेंटम फंड है, तो मोमेंटम फंड का जो निवेशक होता है वो क्या सोचता है, मैं इन 500 कंपनीज में से उन 50 कंपनी में पैसा डालूंगा जो इस टाइम घोड़ा चल रहा है। तो निफ्टी दौड़ते घोड़े, ना नॉट नेसेसरी, निफ्टी 500, निफ्टी 500 कंपनीज में से, जिसमें लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों हैं, उनमें से 50 कंपनी उठाऊंगा जो अभी चलता हुआ घोड़ा है। मैं नहीं देखूंगा उसका प्राइस टू अर्निंग्स क्या है, मैं नहीं देखूंगा उसकी अर्निंग्स क्वालिटी क्या रहा है, फंडामेंटल्स देखूंगा ही नहीं, सिर्फ देखूंगा कि क्या ये घोड़ा दौड़ रहा है, तो पैसा लगा दूंगा। इसे कहते हैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग, ठीक है। ये भी म्यूचुअल फंड के थ्रू, ये भी म्यूचुअल फंड के थ्रू करिए। इसमें आपको पैसिव जाना है। निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इज अ इंडेक्स, इसमें कोई फंड मैनेजर नहीं है। हाँ, इट इज एन इंडेक्स, और इस इंडेक्स के 2-3 फंड्स है, मोतीलाल का है, निपॉन का है, बंधन का है, आप जाके कोई भी चेक कर सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है, इसमें पैसा डालना है। अब ये क्या करेगा, हर 6 महीने में इस इंडेक्स में 50 कंपनियां रोटेट होने लग जाती हैं, अपने आप रोटेट होती हैं। आप वहां से निकाल के टॉप 50 में डाल देगा। टॉप 50 वो जो मोमेंटम पे है, नॉट नेसेसरली कि लार्ज कैप में डालेगा, मिड कैप में भी डाल सकता है, स्मॉल कैप में भी डाल सकता है, किसी में भी डाल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द मोमेंटम स्कोर। कौन सा घोड़ा तेजी से दौड़ रहा है उस पर सबसे ज्यादा पैसे लगेंगे। ये हो गया मोमेंटम स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग। तो आपने क्या किया, एक पैसा समझिए, अगर आप 1 लाख रुपए डाल रहे तो आपने 50,000 रुपए मोमेंटम में डाल दिया। अब मोमेंटम में सबसे बड़ी मजेदार बात बताता हूं आपको क्या है। मोमेंटम 20 साल तक अगर आप रखो तो हिस्टोरिकली ये प्रूव हुआ है कि निफ्टी 500 ने 20 साल में 12% रिटर्न दिया है, पर वहीं निफ्टी 500 मोमेंटम 50 ने 20 साल में 22% रिटर्न दिया है, 10% ज्यादा रिटर्न दिया है ओवर 10 ईयर्स। पर अगर आप उसको 1 साल में देखोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी, आपको लगेगा यार मैं इतना रिस्क नहीं ले सकता, 20-20% नीचे चला जाता है। तो अगर आपका होराइजन बहुत लंबा है तभी आप मोमेंटम, बहुत लंबा, नॉट 8-10, नहीं, नॉट इवन 8-10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स। जैसे मैंने आपको बताया था ना, मैंने लमसम किया, करेक्ट, तो वो 25 साल का लमसम इसी में था, निफ्टी 500 मोमेंटम 50 में ही था। अगेन नो रिकमेंडेशन, आई एम टेलिंग यू, स्वभाव जानना बहुत जरूरी है। करेक्ट, ठीक है। वड़ा पाव भी खा सकते हो पर आपका स्वभाव मैच करना चाहिए वड़ा पाव के साथ। तो ये वड़ा पाव विद एक्सट्रीम चटनीज है, एक्सट्रीम तीखी चटनी है, मतलब ये मिसल पाव है।
ठीक है, तो अब आप उस लेवल पे जा रहे हो, मिसाइल पाव है ये, मिसाइल पाव भी नहीं। तो फेयर ओके, सो ये हो गया मोमेंटम। बट दूसरी तरफ आप दूसरा बैट्समैन रखो, सिर्फ सहवाग से काम नहीं चलेगा, नोटोरियस है, सचिन को भी रखो, वो है वैल्यू। वहां पे भी निफ्टी 500 वैल्यू 50। ये जो इंडेक्स है ये उन 50 कंपनियों को हर 6 महीने में बदलेगा जो वैल्यू में सबसे ज्यादा है। वैल्यू का मतलब जिनका प्राइस टू अर्निंग्स कम है, जिनकी प्राइस टू सेल्स कम है, जो अंडर वैल्यूड है इस टाइम पे, जिस कंपनी में दम है। वो ये नहीं देखेंगे वो भाग रही है नहीं भाग रही है, वो देखेंगे दम है कि नहीं है। तो हर 6 महीने में वैल्यू इंडेक्स भी चेंज होता है। इस इंडेक्स ने भी निफ्टी 500 को बीट किया है 20 साल के होराइजन में बाय अ गुड 5 to 6%। तो आपने क्या किया, एक तरफ सचिन रख लिया, एक तरफ सहवाग रख लिया। तो अगर मार्केट ऊपर जाती है तो मोमेंटम फंड उससे दुगना स्पीड से ऊपर जाता है, ठीक है। बट मैंने आपको रूल बड़ा सिंपल बताया, अगर आपने 100 रुपए डाले तो आप 100 रुपए से ज्यादा तो नहीं हार सकते, पर वो 100 रुपए जो है वो 10,000 भी हो सकते हैं, 1 लाख भी हो सकते हैं। तो आप उतना ही डालिए जितना आप मतलब डर है आपको कि इसका आधा भी हो सकता है, इसका 30% नीचे जा सकता है। मोमेंटम फंड्स आर वेरी रिस्की, बट ओवर 15 ईयर 20 ईयर होराइजन दे गिव यू ग्रेट रिटर्न्स। तो आप जो है सचिन सहवाग स्ट्रेटजी भी यूज कर सकते हो, एक मोमेंटम, एक वैल्यू, दैट्स इट। और अगर किसी को ये सब नहीं करना, उनको बोलना कि मेरे पास ये ऐसे 5-6 ऐसे फंड्स बता दो, लाइक फॉर एग्जांपल आई गिव स्टिक टू फ्लेक्सी कैप एंड मल्टी कैप, जस्ट दीस 2 बस। क्योंकि ये आपको फिर सब में एक्सपोजर दे देते हैं ना, ये लार्ज में भी दे देते हैं, मिड में भी दे देते हैं, स्मॉल में भी दे देते हैं। नो निफ्टी 50 नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई ब्लू चिप, कोई जरूरत लार्ज कैप, नहीं, कोई कुछ जरूरत नहीं। क्या दिमाग लगाना, कहाँ कितने फंड ढूंढोगे बैठ बैठ के, सिर्फ 2 फ्लेक्सी 2 मल्टी उठा के बैठ जाओ, यू विल बी फार। देखिए मैं आपको बताता हूं, सर्चिंग ग्रेट फंड्स इज लाइक सर्चिंग ग्रेट स्टॉक्स ऑल द टाइम, विच इज नॉट पॉसिबल। ये हिस्टोरिकली प्रूवन है कि जो भी फंड टॉप 5 फंड्स में आता है, 75% ऑफ दोस फंड्स चेंज एवरी क्वार्टर। तो मेरे ना काफी कस्टमर्स आते हैं, जो क्लाइंट्स आते हैं, वो उनका ना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जू की तरह हो जाता है। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, 40 म्यूचुअल फंड पकड़ के बैठे, 50 म्यूचुअल फंड पकड़ के बैठे। बोला तुम कर क्या रहे हो? बोलते सर जो भी ऐप में दिखा टॉप परफॉर्मिंग फंड उसमें पैसा डाल दिया। अब मैं क्या बोलूं उनको? और अब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं कौन से फंड में रहूं, कौन से फंड में नहीं रहूं, कौन से फंड में रहूं, कौन से फंड में नहीं रहूं। सो प्लीज डोंट कॉम्प्लिकेट योर लाइफ, ट्रस्ट मी, इन्वेस्टिंग इज, जैसे मेरे को, मैं जाता हूं डाइटिशियंस के पास, किसी से मिलता हूं, बोलते सर लूजिंग वेट इज वेरी सिंपल, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फूड हैबिट्स। ठीक है, सिंपल है, 7 बजे के बाद मत खाओ, सुबह पहले चाय मत पियो, ये 3-4 प्रिंसिपल्स हैं। सेम इज विद इन्वेस्टिंग, डोंट डू मच, स्टे अवे। 3-4 आप खराब फंड्स भी ले लोगे ना, ओवर 20 ईयर्स फिर भी वो आपको अच्छा रिटर्न दे देंगे। तो जो लोग ब्लू चिप बोलते हैं, कि बहुत सारे जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं वो बोलते हैं कि लार्ज कैप भी होना चाहिए। वो फ्लेक्सी से मिल गया आपको, मल्टी से मिल गया, आप मल्टी कर लो। मल्टी में तो 25% कंपलसरी लार्ज कैप है। या निफ्टी 500 ले लो, निफ्टी 500 में 100 तो लार्ज कैप स्टॉक्स ही हैं, तो आप उसमें निफ्टी 500 का इंडेक्स फंड ले लो। सो पॉइंट इज कि डोंट ओवर डाइवर्सिफाई, डोंट थिंक आई विल पिक अप द बेस्ट लार्ज कैप, बेस्ट मिड कैप एंड बेस्ट स्मॉल कैप। डोंट ट्राई टू गेट इनटू दैट हीट, वो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो हर 6 महीने 12 महीने में बदल जाएगा। बट अगर आप एक फ्लेक्सी और मल्टी पकड़ के बैठ गए, आपने ऑल सारी कैटेगरीज को केटर कर लिया। नाउ लेट द गुड फंड मैनेजर डिसाइड व्हाट ही वांट्स टू डू। और अगर आपको बिल्कुल एक्सपेंस रेशियो को कम करना है, फंड मैनेजर पे डिपेंड नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, तो निफ्टी 500 इज द बेस्ट सोल्यूशन। और जो मैंने आपको सचिन सहवाग स्ट्रेटजी बताई है, निफ्टी 500 मोमेंटम 50, निफ्टी 500 वैल्यू 50, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बना लो और बैठ जाओ शांति से। You will make good returns in 20 years. In 20 years. और somebody who has like कि मेरे को 7-8 साल में निकलना है, Then I would suggest momentum में allocation को 20% रखना, value में 80% रखना। fair enough. अरे हमने सारे राज खोल दिए भाई। अब कौन आएगा संजय भाई के पास? अभी सब आएंगे, देखना सब है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, एक नई चीज मैंने सुनी है, इसके बारे में मुझे जीरो नॉलेज है, आपसे सीखते हैं। ये कुछ नए 3 चीजें आई हैं, SIF, AIF, EMS। हाँ, ये रिच मैन्स क्लब है, तो SIF से स्टार्ट करते हैं। SIF नया आया है, प्लीज एक्सप्लेन दिस। सो फर्स्ट इज SIF इज बेसिकली स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स। सो हुआ क्या कि म्यूचुअल फंड में आज 250 रुपए से SIP हो सकती है, और क्योंकि लार्जर पब्लिक का पैसा था, तो सेबी का रिस्ट्रिक्शन म्यूचुअल फंड्स पे बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि वो लोग ना शॉर्ट पोजिशंस नहीं बना सकते, यानी मार्केट के अगेंस्ट बेट नहीं कर सकते। तो काफी फंड मैनेजर्स होते हैं जिनको अंडरस्टैंडिंग होती है, वो ऑप्शंस करके, फ्यूचर्स करके, दे कैन टेक दोस पोजिशंस, बट दे आर नॉट अलाउड टू, बिकॉज इट्स कॉमन मैन्स पैसा। अभी कोई बेचारा कड़िया है, उसने भी 500 रुपए की SIP करी हुई है, तो उसका पैसा खराब नहीं होना चाहिए। दैट इज द सेबीज इंस्ट्रक्ट। बट देखो, हर चीज की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ खिचड़ी खाने वाले लोग हैं, वड़ा पाव भी खाना है लोगों को। करेक्ट। तो
फिर एक प्रोडक्ट था PMS विच इज कॉल्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। वहां प्रॉब्लम ये है, वहां मिनिमम 50 लाख रुपए आपको लगाना पड़ता है। तो अब गैप बहुत बड़ा हो गया कि मतलब या तो आप 250 रुपए से स्टार्ट कर रहे हो और एक तरफ आपको 50 लाख रुपए लगाना चाहिए। 50 लाख लगाते हुए डर बड़ा लगता है। 50 लाख लमसम लमसम वन शॉट। हाँ। उसके बाद आप 50 लाख SIP वाला नहीं 50 लाख आपको लमसम, फिर आप छोटी छोटी SIP कर सकते हो। मतलब 50 लाख इज योर एंट्री टिकट फॉर दैट। तो बहुत सारे फेमस PMS है, मार्सलस है, और भी बहुत सारे अपना स्टैलियन है, ऐसे बहुत सारे मोतीलाल ओसवाल के, सबके खुद के PMS भी चलते हैं जहां पे हाई वैल्यू इन्वेस्टर्स जाते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये हो गई कि वहां गए तो पता चला कि भाई 50 लाख तो है नहीं लोगों पर। अब सोचो, मुझे भी डर लगता है कि एक ही जगह 50 लाख लगा दूं, क्या होगा क्या नहीं होगा। दो मेरे कुछ फंड्स में 50 लाख से ऊपर वैल्यू हो चुकी है, बट वो धीरे धीरे हुई है, तो इतना डर नहीं लगता मेरे को। तो इस कैटेगरी के बीच में बहुत सारे निवेशक थे जो अच्छा PMS में वो रिस्क ले सकते हैं, ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, उनको अलाउड है। ठीक है, अब इस बीच में एक कैटेगरी आ रही थी जो लोग 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख डाल सकते थे, पर उनके पास कोई हाई रिस्क प्रोडक्ट नहीं था। मतलब वो वड़ा पाव खाना चाहते पर उनके लिए वड़ा पाव है नहीं। ठीक है, तो एक कैटेगरी अब नई आई है जिसका नाम है SIF, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। तो उसमें ही सेबी ने ये परमिशन दिया है कि पहले तो उसमें 10 लाख रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो सेबी ने इसमें परमिशन दिया कि भाई जो भी फंड मैनेजर है वो शॉर्ट पोजीशन ले सकता है अप टू 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ द फंड। ठीक है, तो शॉर्ट पोजीशन का मतलब यह है कि कल को उसने एक पोर्टफोलियो रखा हुआ और एक पुट ऑप्शन खरीदा है, थोड़ा टेक्निकल है, अचानक से मार्केट गिरी तो पुट ऑप्शन की वैल्यू बढ़ जाती है, तो उसका पोर्टफोलियो बैलेंस आउट हो जाता है और उससे वो पैसा भी कमा सकता है। ठीक है, बट उस पर भी रिस्ट्रिक्शन है, 25% से ज्यादा नहीं डाल सकता। तो ये है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। तो क्या मैं इसको रेकमेंड करूंगा या नहीं करूंगा आज के दिन? मैं कहूंगा कि इसको अभी मत छेड़िए, क्योंकि ये बिल्कुल ही नया है। ये AMC नहीं है, नया नहीं है, ये प्रोडक्ट ही नया है। तो मुझे नहीं पता ये आगे क्या करने वाला है क्या नहीं करने वाला, तो मैं तो 10 लाख भी नहीं डालूंगा इसमें अभी एज ऑफ नाउ मैं। बट अगर आपके पास बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, 20 करोड़ का 10 करोड़ का पोर्टफोलियो, तो आप डालना चाहते हो आप डाल के टेस्ट कर सकते हो, बट स्टिल इट्स वेरी अर्ली डेज, देयर इज नो पॉइंट डूइंग इट। तो SIF में मैं बिग नो है। दिस आई वांट यू टू टेल देम वेरी क्लियरली, बिकॉज जिनके 10 लाख रुपए डालना है, आप ऐसा नहीं कि उधार लेके 10 लाख रुपए डाल रहे हो भैया, ये सिर्फ इसके पास। हाँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे आपने कहा ना जिसके पास 15 करोड़ 20 करोड़ का ये है, वो तो ये पॉडकास्ट देख नहीं रहे हैं। आप समझ रहे हो सकते देख रहे हो। I'm just saying, कुणाल भाई की ऑडियंस है भाई। नहीं, इन्वेस्टमेंट के तौर पे तो ये नहीं देख रहे हैं, बोलेंगे हमने तो 20 करोड़ का है। राइट, ठीक है, अब ये जो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं जो एब्सोल्युटली नए हैं या जो आज के मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से समझना चाहते हैं कि क्या करना है क्या। नहीं तो SIF अगर आप देखिए, कुछ लोग क्या होता है, किसी के पास 50 लाख भी है तो वो भी कह सकता है मैं 10 लाख डाल सकता हूं, ऐसा नहीं है। तो बट मैं फिर भी उसको मना करूंगा। मैं कहूंगा जब तक आपके पास 2-2.5 करोड़ मिनिमम की नेटवर्थ ना हो तब तक आप SIF मत ट्राई करिए। अब आते हैं दूसरे प्रोडक्ट पे जिसका नाम है PMS, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। हमने 10 लाख वाला प्रोडक्ट देख लिया, 50 लाख वाला देखते हैं। देखिए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में ना 2-3 चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज ये है कि इट इज अ वेरी 1% डिपेंडेंट जनरली फंड। ओके, तो एक हीरो होता है पिक्चर का, जैसे मार्सलस में सौरभ मुखर्जी आप हीरो हैं पिक्चर के, मतलब कभी हो ना ऐसा, बट कुछ हो गया तो देन यू आर टोटली डिपेंडेंट ऑन। सेकंड, जनरली जो हमारे म्यूचुअल फंड होते हैं उनका एक्सपेंस रेशियो होता है 0.5-0.6%। यहाँ एक्सपेंस रेशियो होता है 2 से लेकर 2.5%। तो पहले ही दिन आपको 1.4-1.5% ज्यादा लग गया है कॉस्ट अब आपका। तीसरा, उनका एक कैरी सिस्टम होता है। कैरी सिस्टम का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल वो कहेंगे कि अगर हम साल का 12% तक आपको रिटर्न कमा के देंगे तो हम आपसे कोई भी फीस नहीं लेंगे एक्सेप्ट दैट 2%। पर अगर हमने 12 से ज्यादा कमा दिया तो आपसे हम 20% ऑफ योर प्रॉफिट लेंगे जो ऊपर का है। इसे हम कैरी कहते हैं। इस स्कीम को कहा जाता है 220। 2% फीस है, 20% का कैरी है कि जब अच्छी परफॉर्मेंस होगी। तो म्यूचुअल फंड कुछ नहीं मांगता, म्यूचुअल फंड आपको 30% रिटर्न देगा तो भी कुछ नहीं मांगता, वो तो अपना बेचारा 50-60-70 पैसे में खुश है। ठीक, तो ये पहला कंसर्न, 2 कंसर्न हो गए। पहला तो फंड मैनेजर हो गया, दूसरा फीस हो गया। तीसरा कंसर्न ये है कि PMS जब भी खरीदता बेचता है तो उसको टैक्स लगता है, म्यूचुअल फंड को टैक्स नहीं लगता। तो उस टाइम पे मेरी कंपाउंडिंग हर्ट हो जाती है। अब उसने कोई शेयर खरीदा था 1 करोड़ का, वो बेच दिया 5 करोड़ का, 4 करोड़ आए प्रॉफिट में, 4 करोड़ में से 50 लाख तो उसको टैक्स देना है। ये फुल टैक्स ब्रैकेट, ये पूरा इमीडिएटली, क्योंकि 12.5% पे जो कैपिटल गेन्स का टैक्स है, तो उसको 50 लाख कम देना पड़ेगा। पर यही अगर म्यूचुअल फंड बेचता तो वो पूरा 5 करोड़ री इन्वेस्ट करता। यही PMS बेचेगा तो वो 50 लाख टैक्स माइनस करके 4.5 करोड़ रुपए री इन्वेस्ट करेगा। तो वहां कंपाउंडिंग का फर्क आ जाता है। क्यों करेगा कोई ये? नहीं, अब कोई, हाँ, अब क्वेश्चन ये क्यों करेगा। क्या होता है, कभी कभी ना रिच मैन्स क्लब होता है कि आप सिर्फ ये सोचते नहीं हो कि मैं प्रोडक्ट मेरे लिए सूटेबल है कि नहीं, बट कुछ लोग आपके दोस्तों ने डाल दिया होता है, कुछ आप फंड मैनेजर को जानते हो, अच्छे से जानते हो। पैसा ना लॉजिकली नहीं होता, हमें ना इसको कहते हैं पर्सनल फाइनेंस।
सो फाइनेंस इज मोर पर्सनल देन इट इज फाइनेंस। अब आपका कोई दोस्त है अच्छा पीएमएस मैनेजर है, बहुत अच्छा दोस्त है, आप अफोर्ड कर सकते हो, बोलते भाई मैं पीएमएस कर रहा हूँ, मेरा देख अच्छा रिटर्न आया, तो आप भी डाल दोगे 50 लाख रुपए। उस टाइम आप सोचोगे नहीं, हेलो दोस्त है अच्छा रिटर्न भी ला रहा है, चल देते हैं 50 लाख। ये सब इतना टेक्निकलिटी कौन देखता है, देख ही रहे होते तो आज। बट एट द एंड ऑफ द डे मेरे को क्या मिलेगा अगर वो हर टाइम री इन्वेस्ट कर रहा है उसको? नहीं, ऐसा नहीं है कि पीएमएस ने रिटर्न्स नहीं दिए, पीएमएस ने रिटर्न्स दिए हैं। मैं आपको चैलेंज बता रहा हूं, एक तो एंट्री टिकट बड़ा है, दूसरा 1% डिपेंडेंट है, तीसरा फीस ज्यादा है, चौथा उसके बाद टैक्सेस का भी इनएफिशिएंसी पीएमएस प्लस में, कैरी भी है। हाँ प्लस वही फीस ज्यादा है, मैं उसको कैरी को भी डाल देता हूँ। तो ये 4 थिंग्स है विच आर वर्किंग अगेंस्ट अ पीएमएस। बट कुछ हीरो पीएमएस मैनेजर्स होते हैं जो 30% का भी रिटर्न दे देते हैं, बट पास्ट रिजल्ट्स आर नो गारंटी ऑफ द फ्यूचर। सो दिस इज व्हाट योर बेसिकली थॉट प्रोसेस अराउंड पीएफ। अब आता है लास्ट कैटेगरी, AIF, इट्स कॉल्ड ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स। अब ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स में टिकट साइज, मिनिमम एंट्री टिकट साइज है 1 करोड़ की। आप 1 करोड़ से नीचे नहीं डाल सकते पैसा, सिंपल रूल। रिच, सुपर रिच मैन्स क्लब है, ठीक है ना। तो अब यहां क्या होता है, यहां क्यों ये है। अब फॉर एग्जाम्पल कुणाल भाई आप बोलते हो मेरे को स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना है, पर मेरे को समझ नहीं है कि स्टार्टअप्स को इवैल्यूएट कैसे करूं, डील कहां से लाऊं, अच्छी स्टार्टअप है कि नहीं है, तो मैं ये सब नहीं कर सकता। तो मैं काम करता हूं, मैं कुछ लोगों के साथ जुड़ के कर लेता हूं जिनको आता है, तो वो AIF होता है। तो आप क्या करोगे, 50 लोग जुड़ गए, 50 करोड़ का फंड आ गया, 1-1 करोड़ सबने डाल दिया, वो 50 करोड़ का फंड एक अच्छा फंड मैनेजर मैनेज करेगा। और ये प्राइवेट मार्केट है, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये लॉक इन पैसा होता है। आपको 5 या 7 साल का लॉक इन मिलता है उसमें, मतलब आप 5-7 साल तक पैसा निकाल नहीं सकते उसमें से। अच्छा, इसमें लोग क्यों पैसा डालें, इसमें उन लोगों को पैसा डालना चाहिए जिनकी नेटवर्थ का लेस देन 10% 1 करोड़ हो, यानी कि उसकी नेटवर्थ ही 15-20 करोड़ होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इसमें वहां पैसा डालना चाहिए जहां पे स्पेशल अपॉर्चुनिटीज हैं। फॉर एग्जाम्पल एक फंड था बहुत अच्छा, जिसमें क्या था कि जो कंपनीज मर चुकी हैं उनको खरीद लिया जाता था और उनको रिवैम्प करके बेच दिया जाता था। तो ये एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी है विच इज वेरी हाई रिस्क, वेरी वेरी हाई रिस्क, बट हैज अ पोटेंशियल ऑफ गिविंग यू वेरी हाई रिटर्न्स। तो अब आपके पास 20 करोड़ का कॉर्पस है, उसमें से आपने 1 करोड़ रुपए निकाला और ऐसा स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड में डाल दिया। अब वो 1 करोड़ गया, आपको गम नहीं, मतलब जीरो तो होगा नहीं, ऑब्वियसली फंड मैनेजमेंट चल रही है तो ऐसा जीरो नहीं होगा, हो सकता है रिटर्न्स कम हो, बट अगर ये चल पड़ा तो भाई ये 1 करोड़ बन जाएगा 5 करोड़ 6 करोड़, पर आपका पैसा फंस गया 6-7 साल के लिए। आप लिक्विड नहीं है, वो शेयर्स की तरह नहीं है, म्यूचुअल फंड की तरह नहीं है, बटन दबाया पैसा आ गया, इट इज स्टक फॉर एटलीस्ट 5 to 7 years। वो बता देते हैं, पहले ही दिन ही बता देते हैं 7 years, forget about it। हाँ, डोंट नॉक अस, बिकॉज हम तो बड़ी अपॉर्चुनिटीज में डाल रहे हैं जहां पे पैसा फंसेगा। स्टार्टअप है, स्टार्टअप तो इलिक्विड होता है भाई। किसी ने आज अभी तक सोचो ना, ओयो में पैसा डालो, ओयो में अभी IPO नहीं आया अभी तक, तो जिसने 10 साल पहले डाला था वो भी आज लगा ही हुआ है ना ओयो में। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज के लिए आपको AIFs में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स विच आर अ लिटिल हाई रिस्क एंड शुड बी ओनली लुक्ड एट बाय पीपल हु हैव वेरी हाई नेटवर्थ। नहीं तो आम व्यक्ति को मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड्स पे ही रहना चाहिए। ओके, दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग। जाते जाते हम 250 रुपए से 1 करोड़ पहुंचे। बट थैंक यू संजय भाई, थैंक यू सो मच अनलॉक पे वापस आने के लिए। थैंक यू एंड अगेन वी विल हैव यू बैक एंड आई होप यू गिव अस द अपॉर्चुनिटी टू कम बैक टू आवर शो। Absolutely, and let us ask audience ki what are the questions which are They remaining. want to, if you all have any questions that you feel that I should ask Sanjay bhai and you all want answers personally also, you can always reach out to him or reach out to me. Tell me what you all want me to ask, and next time around we'll address those Specifically those questions. So great. Thank you so much. Thank you Sanjay bhai. अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा और आपने इस एपिसोड से कुछ सीखा तो प्लीज इस एपिसोड को 2 लोगों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि उनकी जिंदगी में भी एक नई चीज अनलॉक हो, एक नया इन्फॉर्मेशन अनलॉक हो। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस एपिसोड को लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जब भी मेरा एपिसोड लॉन्च हो आपको सबसे पहले पता चले।